डार और मैं हूँ शफक शहजाद। नाज़रीन, आज अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नैब के केसेस जो कि दोबारा से खुल गए हैं। तकरीबन 80 के करीब केसेस हैं, जिनमें बड़ी अहम शख्सियात के केसेस हैं, जैसे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, फिर यूसुफ रजा गिलानी, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी। तो यहाँ हम केसेस में क्या पेशरफ्त मुतवक्की, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ सियासी गहमा गहमी पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है इंडिया और कनाडा की जो इस वक्त पेशरफ्त हुई है इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज पाकिस्तानी टीम स्क्वाड का ऐलान भी होना है वर्ल्ड कप के हवाले से, तो ये भी अहम डेवलपमेंट आज होने जा रही है। जहाँ पर सियासी गहमा गहमी की बात है वहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ की वापस आने के हवाले से कुछ अहम गोइयाँ इस वक्त चल रही हैं। शहबाज शरीफ अचानक वापस लंदन चले गए हैं, मरीम नवाज भी लंदन चले गए हैं, शहबाज शरीफ तो 48 घंटे के बाद ही लंदन चले गए हैं। क्यों गए हैं, क्या मामला है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने एक नई मंतक भी पेश कर दी है। वो नई मंतक क्या है उसकी भी कहानी आपको बतानी है। इसके अलावा मेगा करप्शन का जिक्र किया अभी शफक ने, उसकी भी बहुत अहम डिटेल्स हैं। जबकि IMF ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आप मुतालिबा कह सकते हैं उन्होंने कर दिया, और वो ये बात कर रहे हैं कि अमीरों के ऊपर थोड़ा सा ज़रा शिकंजा कसा जाए और गरीबों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। तमाम तर कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहली खबर ये नाज़रीन के मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज जुमे के रोज़ लंदन में होगा। इजलास में नवाज शरीफ के वतन वापस आने या ना आने का फैसला सामने आएगा। मरीम नवाज के बाद सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान में 2 रोज़ा क़याम के बाद लंदन रवाना हो गए। आपको तफसीलात दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे या नहीं, इसका फैसला जुमे के रोज होने वाली नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी के आला सतही इजलास में होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंगल को बरतानिया से वतन वापस आए थे। यहाँ उन्होंने अहम शख्सियात से मुलाकातें की थी, जिसके बाद वो जुमेरात के रोज फिर रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक वो अहम तरीन पैगाम लेकर लंदन गए थे। ज़रा के मुताबिक इजलास में नैब के केसेस की बहाली समेत दीगर सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। नवाज शरीफ पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत के बाद नून लीग की वाज़ेह हिकमत अमली का ऐलान कर सकते हैं। ज़रा के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी की जानिब से लीगी क़यादत पर मुसलसल तनकीद का भी जायजा लिया जाएगा। आइंदा इंतखाबात में मुमकिन सियासी इत्तेहाद पर भी बात होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज पहले ही बरतानिया जा चुकी हैं। तो नवाज शरीफ की वापसी पर भी एक बड़ा अजीबोगरीब बयान है। अब ये तो हमारे मुबस्सरीन बताएंगे कि कोई सरकास्टिक है या बड़ा सीरियस होकर ये बयान दिया है, ऐसा ही है। और इस पर बयान आया है जावेद लतीफ़ का कि नवाज शरीफ का रवायती इस्तकबाल नहीं होगा। अक्टूबर में शादियों का सीजन होता है, नहीं चाहते हमारे जुलूस से लोग मुतासिर हों, तो लोगों का ख्याल किया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये अनोखी मंतक पेश की है। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी को ना किसी किस्म का कोई नुकसान हो या किसी को किसी किस्म का कोई भी दिक्कत का सामना हो। उन्होंने ये कहा है कि एम्बुलेंसेज जो चलती हैं, एम्बुलेंसेज को मसला होगा अगर हम रैली निकालेंगे। लेकिन देखें, इसी पर तो पहले कहते थे कि भाई 10 लाख लोग आएंगे और बड़ा शानदार वालेहाना इस्तकबाल होगा, और अब ये अनोखी मंतक पेश की जा रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो सुनाने से पहले मैं उनके कुछ सुनाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। उन्होंने कहा है कि आप लोग एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं, इस्तकबाल करने में जाएं, बल्कि आप लोग मीनारे पाकिस्तान आ जाएं। तो उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले उनका ये बयान सुन लेते हैं। हमारे जलसे जुलूसों से जो वहाँ के उस शहरी हैं वो डिस्टर्ब ना हो, या वहाँ के लोग जो हैं एम्बुलेंस आती हैं, लोग स्कूल जाते हैं, लोग अपने दफातर अपने कारोबार पे जाते हैं। हम एक पहले से बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी मियाँ साहब की कि आप कोई भी जमात जलसा जुलूस करे, कम से कम रोडों को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि उस दिन हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि हम एयरपोर्ट इस्तकबाल के लिए जाते, पूरा शहर जो है वो निकला होता, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे इसलिए कि लोग कोई जश्न नहीं मना रहे उस दिन, और ना हम जश्न मना रहे हैं। ये हतमी फैसला है कि मीनारे पाकिस्तान ही आके वो कौम से ड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। इसी पर बात करने के हमारे साथ तज्जियाकार रिजवान रजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रिजवान रजी साहब, आपने स्टेटमेंट सुना होगा जावेद लतीफ़ का, नून लीग के सीनियर रहनुमा, उनकी भी पहले हम बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वापसी की बात भी करूंगा। पहले ये कहिएगा, जावेद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि इस्तकबाल उनका रवायती तौर पर नहीं करेंगे, रवायती तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि जो एम्बुलेंसेज हैं उनको मसला होता है और अक्टूबर में शादियों का सीज़न भी होता है, तो इसलिए हम उनको मीनारे पाकिस्तान बुला लेंगे। तो सर सवाल आपसे ये करना है कि 10 लाख बंदा जब मीनारे पाकिस्तान जाएगा, डेफिनेटली 10 लाख बंदे का उन्होंने बोला हुआ है, तो
एम्बुलेंस को मसला वहाँ पे भी हो सकता है और शादियों का सीजन तब भी होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ बातें होती हैं जो लोगों की और मीडिया की कंजम्पशन के लिए होती हैं, कुछ बातें बयान नहीं की जाती। अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई है और केपी के अंदर जेयूआई की रैली के ऊपर अटैक होता है। टीटीपी उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है, 80 के करीब लोग उसमें शहीद हो जाते हैं। फिर हाफिज हमदुल्ला साहब के ऊपर भी अटैक होता है। बुनियादी तौर पे ये वाला इशू है, उस रैली के अंदर अगर धमाका हो जाता है या जो कुछ भी हो जाता है और शायद इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उनकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो अपने मुख्तलिफ पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन तराशेंगे कि जी ये होगा, ये बड़ी बॉन्डी जस्टिफिकेशन है ऑन द फेस ऑफ इट कि शादियां होंगी और ये होगा और वो होगा, तो इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। ये सारे जो हैं ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। असल एक्सक्यूज सिक्योरिटी का एक्सक्यूज है और मेरा ख्याल ये है कि उसी की वजह से ही ये ऐसा होगा। और इस दफा भी इलेक्शन जो हैं वो उसी तरह होंगे जिस तरह किसी जमाने के अंदर पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया था, फिर एएनपी को टारगेट किया गया था। इस दफा जो है जो चीज नजर आ रही है कि पीटीआई के अलावा तमाम टारगेट्स पार्टियां टारगेट होंगी उन अनासर का जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव नहीं रखते, जो अफगानिस्तान का निजाम जो है वो पाकिस्तान में। ठीक है रिजवान रदी साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है, वो ये कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए, हमने देखा आए, लेकिन वो 48 घंटे यहाँ पे रहे, अचानक वो वापस लंदन हंगामी तौर पर रवाना हो गए। मरीम नवाज साहिबा भी चली गई हैं, तो अचानक ये जो उनका विजिट है वापस लंदन का, इस पर बहुत सारी चहमगोइयाँ चल रही हैं, क्यों उनको वापस जाना पड़ गया और इस मुख्तसर दौरे की क्या वजह थी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीएमएलएन में उस ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं जिनका ख्याल है कि मियां साहब जो है वो अभी ना आए, और आए तो लेट आए, इतना लेट आए कि बस वो इलेक्शन कैंपेन को आखिरी लम्हों में ज्वाइन करें और उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो जाए। वो इलेक्शन में मियां साहब की मौजूदगी नहीं चाहते, तो एक तो ये बात अपने पास रख ली जाए। दूसरा, इस वक्त कोई किसी के पास हार्डकोर। ठीक है रजी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है रफीक रजवाना साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, बहुत पार्टी में भी अहम किरदार है आपका। शहबाज शरीफ साहब अचानक लंदन वापस रवाना हो गए, 48 घंटे के लिए वो पाकिस्तान आए, ये बताइएगा कि अचानक वापस जाने का फैसला उन्होंने क्यों किया और ये मुख्तसर दौरा जो था इसकी वजह क्या थी? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरा ख्याल है, ऐसे लगता है जैसे हमारे दोस्त ये अभी कह रहे थे कि वो किसका ग्रुप है और वो नहीं चाहते, और जो अभी ये हमारे दोस्त डार साहब थे जो फरमा रहे थे। जी, रिजवान रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान रजी साहब फरमा रहे थे, उनकी अपनी एक मतलब के व्यू पॉइंट हो सकता है, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, असेसमेंट है उनकी अपनी, गलत या सही, मगर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है हमारी पार्टी में। आई स्ट्रांगली रिफ्यूट दिस थिंग विद ऑल रिस्पेक्ट, एहतराम के साथ। और क्योंकि एक नेशनल हुकअप पे ये प्रोग्राम चल रहा है और एक ऐसी बात आ गई जिसमें हमारी पार्टी के अंदर की कोई बात इख्तलाफ की जा रही है, देयर इज नथिंग लाइक दिस। और दूसरी बात ये है कि कोई नई बात होगी या कोई ऐसी बात होगी, मैं इस पे अपनी क्या सराही करूं, जबकि जो जाने वाले हैं और जिसके पास जा रहे हैं उनसे अलावा किसी को भी पता नहीं या किसी से शेयर किया हो। अब उस पर जितनी डिस्कशन करें, उसमें जितनी स्पेकुलेशन करें, तो मेरा ख्याल है दैट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता मैं रात भी उधर मुबशर लुकमान साहब के साथ था, किसी और चैनल पे भी था, मैं अगर मीडिया शुड बी थैंकफुल टू मरियम नवाज एंड शहबाज शरीफ कि अगर दोबारा न जाते तो ये डिस्कशन न होती और ये मीडिया पे ये प्रोग्राम भी न चलते। ऑन द लाइटर नोट, जी बताइए रफीक साहब, ये भी अर्ज कर दीजिएगा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, प्लान में कोई तब्दीली भी हो सकती है? अर्ज करूं या गुजारिश करूं? हुक्म करें, आप बताएं सर, क्या समझते हैं आप? आपने कहा है ना कि आप अर्ज कर दीजिए, तो जी 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 आप दुरुस्त कर लें। जी जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने प्रोग्राम दिया है, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो जिन हालात में गए थे और जिस तरह की जहाँ विक्टिमाइजेशन हो रही थी, तो साफ ज़ाहिर है उन हालात में पाकिस्तान उनका आना नहीं बनता था, उनका इलाज भी था। बहरहाल उस पर फॉरेन अगेंस्ट बहुत कुछ कहा गया उस जाए बगैर। अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, तो लेटेस्ट कोई और डेवलपमेंट होगी तो आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। हम इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रहे हैं।
अभी कितने मीटिंग करके गई हैं, मरियम नवाज भी। जी जी बिल्कुल, वो कोई पैगाम भी लेकर गए हैं, टीवी चैनल्स पर ये चल रहा है, कोई पैगाम कोई लेकर गए हैं वो लंदन? अब देखिए जी, ये बड़ी मजेदार बात है कि जो गए हैं उनके मुंह से तो एक लफ्ज भी नहीं निकला। कोई कहते हैं पैगाम लेकर चले गए, कोई कहते हैं ग्रुपें गए, कोई कहते हैं कुछ है। तो इस कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जब तक जो गए हैं, जो अपना शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब से बात हुई होगी, उनके अलावा कोई चौथा बंदा वो बता सकता है कि वो अगर मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस में कोई बात इनके दरमियान हुई कि वी शुड गो बैक टू लंदन अगेन। अब ये स्पेकुलेशन पे, मफरूजों पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के केसे में मफरूजे चलते थे, मफरूजों पे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मैं तो इस मफरूजों को ऑनेस्टली आई डोंट लाइक कि मफरूजों पे आप बहस करते रहे और बात कुछ और निकले, या मफरूजों पे लोग अपना ज़हन बना लें, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। अच्छा रफीक साहब, ये भी बताइएगा कि नैब के मेगा करप्शन केसेस दोबारा बहाल कर दिए गए हैं, तो शरीफ बरादरान तैयार है वापस आकर इन केसेस का सामना करेंगे, या ही आप समझते हैं कि बड़े कोई बोकस केसेस हैं और इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है गिरफ्तारी वगैरह के हवाले से? देखें जी, वो रिमांड तो सारे भुगत चुके, 90 दिन के सारा कुछ हो चुका है। तो गिरफ्तारी का खौफ भी हो तो पॉलिटिकल लीडर गिरफ्तारी से डरते नहीं है, और द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। वो आएंगे, अपने अपने केसेस भुगतेंगे, और वो इस नैब की जो तरामीम है इसका रिव्यू भी गालिबन दायर हो गया मेरा ख्याल, या होगा। तो उसकी रिव्यू की भी कंसिडरेशन होगी, वो भी अंडर कंसिडरेशन आएगा। इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। हमारे लिए नैब कोई नई चीज है, नैब हमारा पुराना दोस्त है भाई। हमारे साथ उसने बड़ा अच्छा सलूक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक के केस में, बाकी केस में जो नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल मशीनरी के कहा है कि पॉलिटिसाइज हुआ है, तो इसलिए हमें नैब से कोई खौफ नहीं है। नैब से हमारी बड़ी दोस्ती है, जो मर्जी हमारे साथ। ठीक है, रिजवान रजी साहब वो तरदीद कर रहे हैं, रफीक रजवाना साहब कह रहे हैं कि कोई ग्रुप श्रुप नहीं है, इसकी हम तरदीद करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीइंग ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, रजवाना साहब को यही कहना चाहिए, और उनकी बात से या वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी सही कर फरमा रहे हैं। मैं जो मुजाहिर जो बाहर नजर आ रहा है, मैं उसको देख के बात करूंगा या क्या कर रहा हूँ, और हम दोनों का आपस में इख्तिलाफ भी हो सकता है। और मैं रजवाना साहब के इस नुक्ता नजर की कदर करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए। ठीक है रफीक साहब, ये जो सारी खबरें चल रही है, बातें चलती हैं, नून से शीन, शीन से नून, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं? वो तो पुरानी बातें हैं जी, वो तो हवा में उड़ गई। वो तो जो कहने वाले थे वो भी अब जो ससुराल में आजकल थे। रफीक साहब एक सवाल और भी है, बड़ा ज़रूरी सवाल है कि मियाँ साहब वापस आ जाते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, वो 21 अक्टूबर को वापस आते हैं, तो वापस आकर क्या बयानियाँ अवाम में लेकर जाएंगे? महंगाई मुकाओ मार्च भी कर लिया, उसके बाद भी हमने देखा हुकूमत में आए, परफॉर्म किया, लेकिन महंगाई फिर हो गई। तो बड़े बयानिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर और हर चीज़ के बयानिए हैं कि क्या क्या हुआ, किस किस चीज से पर्दा उठाया गया, अदालतों के फैसले हुए, क्या क्या हुआ। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। बयानिया आ जाएगा इंशाल्लाह। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने बयानिया लेकर भी अवाम के पास जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर नॉट वरीड एट ऑल, वी आर नॉट वरीड एट ऑल। सिर्फ हमें फिक्र है अवाम का, महंगाई का, वो जरूर फिक्र है, हर आदमी को, जी शऊर को फिक्र है। इवन ही इज अ पॉलिटिशियन और ही इज अ कॉमन सिटीजन, ही इज एट एनी प्लेस। ये और बात है कि वो चुभन खाते पीते लोगों को जिनका गुजारा हो रहा है। ठीक है रफीक साहब, मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले रिजवान रजी से मैं कमेंट लेना चाहूँगा। रिजवान रजी साहब, सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, कुछ तनकीद भी चल रही है कि शायद ये इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि पॉलिटिकल केसेस खुल चुके हैं, नैब मेगा करप्शन केसेस हैं, तो शायद ये वजह है वापस ना आने के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी चेंज की जा रही है? देखिए, कोई मेगा करप्शन नहीं है। ये हमने 16 अरब रुपए का इल्जाम लगवा के 6 करोड़ का चालान फाइल होता हुआ देखा है हमजा शहबाज के खिलाफ। तो इसलिए कोई मेगा करप्शन नहीं है, ये ख्याली तौर पे कहानियां घड़ी गई हुई हैं। इवन देन इनमें से 80% वो हैं जो अभी सिर्फ एप्लीकेशन के लेवल पे, कंप्लेंट के लेवल पे, कंप्लेंट के बाद उसने जो है वो रेफरेंस फाइल करने की इजाजत तलब करनी होती है, फिर रेफरेंस फाइल होना होता है, फिर जाके तो तलब किया जाना होता है कि उसको अब अरे भाई ये वो वाली ट्रेडमिल चली थी, ये वो वाली मिल चली थी
जो कि शहजाद अकबर ने चलाई थी कि अंधाधुंध उन्होंने कई दर्जनों केसेस बना दिए थे और उसके अंदर इसी तरह के फिगर काउंट हुए हुए, कोई मेगा करप्शन का केस नहीं है। 450 अरब रुपए का ठीक है सर वेरी लास्ट रजी साहब वेरी लास्ट क्वेश्चन रफीक साहब से। रफीक साहब लास्ट क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ आपकी अब स्ट्रेटजी क्या होगी, मफाहमत वाली होगी या मुजाहमत वाली होगी, और ये हाथ बांधने की बातें चल रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन लड़ना है, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है। हम तो चाहते हैं कि जो बयानबाजी है उससे भी एतराज किया जाए। वी हैड बीन एलाइज। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान इस वक्त सियासत में एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की बजाय अपना अपना प्रोग्राम लें और जाएं अवाम के पास। अवाम जिसके प्रोग्राम ठीक है, बयानबाजी की बजाय अपना अपना प्रोग्राम लेके जाएं। रफीक रिजवाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिजवान रजी आपने भी हमें वक्त दिया, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया पर ये तनकीद डेफिनेटली चल रही है, लोग कर रहे हैं। जो मुखालिफिन है वो तो ज़्यादा कर रहे हैं कि शायद वापस ना आने की वजह कोई मेगा करप्शन केसेस का मामला है। तो हमारा जब लंदन में जब मुशावरती इजलास होगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या आगे डेवलपमेंट्स है। और जो अहम बयान उनकी जानिब से दिया गया है रफीक रिजवाना की जानिब से कि अपना अपना इलेक्शन है, बिल्कुल ऐसे अपना अपना प्रोग्राम लेके अवाम के पास 21 अक्टूबर को वापस नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और शहबाज शरीफ साहब को वापस आएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। बहरास आपको लिए चले निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारी तारीख में भी है और पाकिस्तान बनाने का जो नजरिया था उसके अंदर भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि जो अमन के जो दुश्मन हैं या जो मुखालिफ हैं वो वही हैं जो कि पाकिस्तान की जो ताकत है उसको कमज़ोर करते हैं। और वो ताकत हमारा तनव्वुर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी ताकत है। जो लोग इस ताकत को कमज़ोरी में बदलना चाहते हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब हम इस बात को समझेंगे कि इंसानियत की बुनियाद पर रियासत के तमाम बेटे और बेटियां उस रियासत के बराबर शहरी हैं, उनके बराबर हुकूक हैं। कोई हमारे शहरियों का ग्रोह सोतेला नहीं है। ये सब बेटे और बेटियां उस रियासत के बेटे हैं और जो रियासत से जो वफादारी की जो तकाजा है जो आइन में दी गई है वो वफादारी उसी वक्त मुमकिन है जब रियासत कोई किसी ग्रोह के साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना करे और तमाम लोगों की जो तरक्की है उसको यकीनी बनाए। तो मेरे ख्याल में जैसे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो मशहूर तकरीर है आई हैव अ ड्रीम। तो निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी तकरीब से खिताब कर रहे थे और ये तकरीब नेशनल पीस फेस्टिवल है जिसमें उनसे खिताब करते कहना था कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जड़ों में है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। ऐसा ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम केसेस के हवाले से बात कर रहे थे। नैब तरमीम के खिलाफ हम बात पहले भी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद कर लिया। नैब करप्शन में मुलव्वस सियासतदानों के गिर्द दोबारा शिकंजा सख्त कर लिया गया है। एहतसाब अदालत में 80 केसेस खुलवाने का फैसला भी कर लिया गया है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 700 अरब रुपए के मुबैना करप्शन केसेस खोले गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस खुल गया है। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन मनी लॉन्ड्रिंग केस भी बहाल हो चुका है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन रेफरेंसेस खुल चुके हैं। राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी दोबारा बहाल हो गया है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़्यादा साथाजात का दाखिल किया गया। शाहिदा खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ LNG रेफरेंस दोबारा बहाल हो चुका है। इसी पर तफसीलात लेते हैं, हमें ज्वाइन के नुमाइंदा पीर आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल से बात करते हैं। आदिल, आज की कार्रवाई का ज़रा अहवाल बयान कीजिएगा। देखिए, नैब तरमीम कलअदम करार देने के बाद जो केसेस हैं वो दोबारा खुल चुके हैं और आज रिकॉर्ड जो है इन केसेस का एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया है। 2 गाड़ियों में ये रिकॉर्ड जो है नैब हुकाम लेकर एहतसाब अदालत पहुंचे हैं, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स में करप्शन का रेफरेंस है उसका रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 2 में जमा करवा दिया गया है। इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ
सेंट्रल पावर प्लांट का जो रेफरेंस है उसका रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 3 में जमा करवा दिया गया है। दीगर केसेस के रिकॉर्ड जो हैं वो भी एहतसाब अदालतों में जमा करवाए जा रहे हैं। इन पे अदालती अमले की जानिब से जमा करवाए गए जो एहतसाब अदालत का एहतसाब का रिकॉर्ड है नैब हुकाम का, उस पर जाँच पड़ताल जो है वो भी की जा रही है अदालती अमले की जानिब से। इसके अलावा फरजाना राजा और दीगर के खिलाफ जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 540 मिलियन की मुबैना खुर्द-बुर्द का केस है, उसका रिकॉर्ड भी अदालत में जमा करवा दिया गया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये रिकॉर्ड जो है अदालत नंबर 3 एहतसाब अदालत की अदालत नंबर 3 में जमा करवाया गया है। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मालिक जो आदम अमीन चौधरी हैं उनके खिलाफ सरमायाकारी के नाम पर अवाम को लूटने का जो रेफरेंस है वो भी अदालत में जमा करवा दिया गया है। अदालत नंबर 3 में रिकॉर्ड जमा करवाया गया। इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ जो नोडेरो पावर प्लांट रेफरेंस है उसका रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत नंबर 3 में जमा करवाया गया है। ये 80 केसेस है कुल जिनका रिकॉर्ड जो है आज नैब हुकाम लेकर एहतसाब अदालत में पहुंचे हैं और यहाँ पर ये रिकॉर्ड जमा करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम रेफरेंसेस में देखा जा रहा है कोई जो रिकॉर्ड है वो उसमें कमी पेशी तो नहीं है। ये अब इसका सिलसिला जो है वो जारी है। दीगर केसेस जो हैं उनके रेफरेंसेस भी एहतसाब अदालत में जमा करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज जो है मोहम्मद बशीर वो सिर्फ जो है वो मौजूद हैं। दीगर 2 अदालतें जो है एहतसाब अदालत नंबर 2 है और एहतसाब अदालत नंबर 3, इनमें जजेस जो है वो तैनात नहीं है। ठीक है आदिल, 80 के करीब केसेस हैं जिनका रिकॉर्ड आज अदालत में जमा करवा दिया गया और जज मोहम्मद बशीर वो इसकी समाअत कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 गाड़ियों में रिकॉर्ड जा रहा है, तो कुछ अच्छा खासा रिकॉर्ड है ना और बड़ा भरपूर किस्म का जो रिकॉर्ड है वो जमा करवाया गया है। तो देखना ये कि होता क्या है। 700 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के केसेस खोले गए हैं। ऐसा ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर कराची के एहतसाब अदालत की बात करें तो वहाँ पर नैब रेफरेंसेस की वापसी शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत दीगर सियासी जमातों के नैब रेफरेंसेस दोबारा बहाल हो गए हैं। इसके अलावा अदालत के हुक्म के बाद नैब को इख्तियारात वापस मिलने से तमाम बंद केसेस दोबारा खुल गए हैं। एहतसाब अदालत की जानिब से आइंदा चंद रोज़ बाद कॉज लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो चंद रोज़ में ये कॉज लिस्ट जारी की जाएगी और अगर नामों की बात की जाए तो अदालती हुक्म के बाद नैब के इख्तियारात बहाल, तमाम बंद केसेस दोबारा खोल दिए गए हैं। नैब कोर्ट की जानिब से चंद रोज़ बाद कॉज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी का रेफरेंस वापस भेज दिया है और हमने देखा है कि शाहिद हक्कान अब्बासी और दीगर सियासी रहनुमाओं की बात की जाए तो वो हमेशा से ही काफ़ी वोकल रहे हैं नैब के अगेंस्ट और नैब को जो है कोर्ट की जानिब से चंद रोज़ बाद कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी का रेफरेंस वापस भेजा गया। डॉक्टर आसिम हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्फ्रेंस भी जो है वो सामने है, जबकि अदालती हुक्म के बाद नैब के इख्तियारात बहाल, तमाम बंद केसेस जो हैं वो दोबारा खोल दिए गए हैं। तो ये डेवलपमेंट है जिससे आपको अपडेट करें हैं। तकरीबन 80 से ज़ायद ये केसेस हैं जो कि दोबारा खोले गए हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 700 अरब रुपए के मुबैना करप्शन केसेस जो हैं वो खोले गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्कास खान से। जी वक्कास, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, ये नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम जो हुई थी उसके खात्मे के बाद इन केसेस में अहम पेशरफ जो है सामने आई है। नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद जो है शुरू कर दिया है। एहतसाब अदालतों को नैब से जो केसेस वापस हुए थे वो दोबारा से मौसूल होना जो है वो शुरू हो गए हैं। कराची के एहतसाब अदालत नंबर 4 में नैब चेयरमैन नैब से पहला केस जो है मौसूल हो गया है। तकरीबन कराची के मुख्तलिफ अदालतों से 90 केसेस हैं जो कि वापस हुए हैं। अदालत कराची के एहतसाब अदालतों से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी का केस जो है चेयरमैन नैब को। वकास खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। इस पर मजीद बात करेंगे मगर अभी आपको बराह रास्त लिए चले रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी इस टाइम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वो MQM के एक ओहदेदार हैं, MQM के नुमाइंदा हैं। अगर MQM इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाहते हैं तो कोई किसी सियासी जमात का जो नुमाइंदा है उसको किसी ऐसे ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सके। बहुत शुक्रिया। एक तो इलेक्शन बताएं कि इलेक्शन क्या आप देखते हैं कि उस पर होंगे। दूसरा ये कि FIA ने केसेस खोल दिए, क्या ये सियासी दबाव नहीं? कौन से केसेस? FIA पुराने केस खोलने जा रही है मुख्तलिफ सियासी लोगों पर, तो क्या देखें, जो पहली बात आपने कही, इंतखाबात होने के अलावा कोई और ऑप्शन इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी बहरान है,
उससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं, और वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ताकि एक आवाम की मुंतखब हुकूमत आए और वो मईशत को ठीक करने के लिए इकदाम उठाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, आइन कहता है 90 दिन में होने चाहिए। डिलिमिटेशन का मसला आ गया, लेकिन डिलिमिटेशन भी जो 4 महीने की जिसका जिक्र है, वो एक मुकम्मल डिलिमिटेशन होती है जिसमें पूरे मुल्क में नशिस्तों की तादाद चेंज होती है, सूबों में चेंज होती है। लेकिन ये जो हल्काबंदी है, ये उस तरह की हल्काबंदी नहीं है। मुल्क में वो उतनी है, सूबा सिंध में 61 है, वो उतनी है। पंजाब का नंबर चेंज नहीं हो रहा, बलूचिस्तान का नंबर चेंज नहीं हो रहा, इस्लामाबाद का चेंज। सईद गनी तकरीब से खिताब करें, उनकी जानिब से इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई। कहा गया कि जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात होने के अलावा मुल्क में बेहतरी के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनकी जानिब से ये इंतखाबात के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल सामने आया है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। तो एक बार फिर हम कनाडा और भारत के बीच में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं कि मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो चुका है और भारतीय हुकूमत ने कैनेडियन शहरी को वीज़ा जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही साथ कनाडा में कायम भारतीय सिफारतखाने की वेबसाइट पर कहा गया है ताहुक्म सानी वीज़ा जारी करने पर यह पाबंदी होगी। ये पाबंदी लगाई गई है। दूसरी तरफ कनाडा ने भारतीय हुकूमत की ट्रैवल एडवाइजरी भी मुस्तरद कर दी है और कहा कि कनाडा भारतीय शहरियों के लिए महफूज मुल्क नहीं है, ये कहा गया उनकी जानिब से। तो वीज़ा जो है अब वो नहीं मिलेगा और अब ये रद्द-ए-अमल है जो कि सामने आ रहा है और मोदी सरकार यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है कि उसमें ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर कल कनाडा की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो जितने भी कैनेडियन हैं जो भारत में इस टाइम मौजूद हैं वो अपना ख़ास ख्याल रखें क्योंकि जो भारत है वो सेफ़ नहीं है अब मज़ीद। और अब आज इस हवाले से एक मज़ीद ये नई खबर सामने आई कि कनाडा ने भारतीय हुकूमत की जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो अब मुस्तरद कर दी है। मामला ये है कि जब आपने सिफारतकार एक दूसरे के ममालिक से अपने रिमूव कर दी है, यानी कि बेसिकली सिफारतकार को अपने मुल्क से वापस बुला लेना, अपने मुल्क का मतलब ये है कि आपने उनके साथ सफारती ताल्लुकात एक तरह से ख़त्म कर दिए हैं। तो अब ये मामला मज़ीद एग्रीवेट होता नज़र आ रहा है। आज एक और डेवलपमेंट सामने आई है इसी हवाले से और ये भी एक अफसोसनाक खबर है कि कनाडा की सरजमीन के ऊपर एक बार फिर एक और खालिस्तान के एक नुमाइंदे को कह सकते हैं या उसके कारकुन को कह सकते हैं, सुखदोल सिंह को वहाँ पर कत्ल किया गया है और एक और सिख रहनुमा जिन्हें कत्ल किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुखदोल सिंह गुल उर्फ शौका डंकी को कनाडा के शहर विनीपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया है। सुखदोल सिंह 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल हुआ था। भारतीय मीडिया का कहना है कि सुखदोल सिंह भारत को मतलूब खालिसा रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल था जो भारतीय पंजाब पुलिस की अफसरों की मिली भगत से कनाडा फरार हो गया था। तो ये इस पर भारत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है और आज एक और अफसोसनाक ये खबर सामने आई है और ये मामला डेफिनेटली इसके बाद मज़ीद खराब होते नजर आ रही है। खालिस्तान की तहरीक है वो और ज्यादा हरकत में आएंगे, इस पर एहतजाज होना भी चाहिए और वो होगा। और ये कहा जा रहा है कि जो हरदीप सिंह नजर है उनके कत्ल पर शायद उसका ये रद्द-ए-अमल है जिस पे एहतजाज का रद्द-ए-अमल है, जिस पर हमने देखा कि सुखदोल सिंह को भी कत्ल कर दिया गया, लेकिन अभी इस पर तहकीकात होना बाकी हैं। साथ ही साथ आपको बताया कि मोदी के पैरोकारों की सिखों को बदनाम करने की कोशिश नाकाम। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर की दीवारों पर हिंदू मुखालिफ नारे किसने लिखे हैं? ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने सुराग लगा लिया है। हिंदू मुखालिफ नारे लिखने के पीछे हिंदू हाथ निकला। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने मंदिर की दीवार पर हिंदू और भारत मुखालिफ नारों के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। जी हाँ, मंदिर की दीवारों पर नारे लिखते वक्त कैमरों को भी बंद कर दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट्स वाकई में खालिसा रहनुमाओं के मुलव्वस होने की कोई सबूत नहीं मिले। इसी तरह तहकीकाती रिपोर्ट से लगता है कि हिंदुओं ने खुद ही दीवार पर हिंदू और भारत के खिलाफ नारे लिखे। तहकीकाती रिपोर्ट्स नारे लिखने का इल्ज़ाम सिखों पर आयद कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें तहकीकाती रिपोर्ट से इस किस्म के जो खदशात हैं और अब जो भारत के ऊंचे हथकंडे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो उनके मजबूत प्रोपेगेंडा जो उनके उनका बेनकाब हो चुके हैं, नाकाम हो चुके उनका प्रोपेगेंडा और ऑस्ट्रेलिया ने उसका सुराग लगा लिया। जो एक स्ट्रेटजी दोबारा से अडॉप्ट करने की कोशिश की गई उसको उन्होंने नाकाम बना दिया है। और देर आए दुरुस्त आए, इस वक्त भारत जो है वो इस वक्त उनके जो है इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चले मिशाल मलिक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। होंगे वो डायरेक्ट उसके अंदर ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होंगे और उसके साथ साथ जो हमारी लाजा है, जो जुडिशल जो लीगल एड का जो हमारा इदारा है ह्यूमन राइट्स का, उनके साथ मिल के जो आपके इंसिडेंट्स होते हैं गॉड फॉरबिड जो भी कोई होते हैं तो उनकी आगे लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर उनको बेहतर बनाने के अंदर उनको गाइड करने में आप लोगों को उसके अंदर भी काफ़ी काम किया जा रहा है टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर एट ग्रास रूट लेवल।
फिर उसके साथ साथ जो अपडेट्स मैं आपको देना भी चाह रही हूँ कि ना सिर्फ हम लोगों ने ये बात करनी है कि हमने एक कंडेमनेशन करनी है या सोसाइटी के अंदर, बल्कि उसके साथ साथ एक मुसलसल एक अवेयरनेस कैंपेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्पेशली हमारे सिलेबस में एक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी, कि हम इंटरफेथ हार्मनी पे काम करें। और अभी जो ये इंसिडेंट हुआ जब 23 चर्चेस को जलाया गया, तो उससे पहले मणिपुर का वायलेंस चल रहा था इंडिया के अंदर, और बहुत से शवाहिद जो मिले हैं उसमें यही मिला है कि इसके अंदर रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। जो ये चर्चेस को टारगेट इसलिए किया गया है जो कि इंडिया के अंदर G20 का समिट हो रहा था, तो इंडिया को हर जगह से जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने मणिपुर के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, चर्चेस जला रहे हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हज़ारों लाखों की तादाद में किए जा रहे हैं, एंटी माइनॉरिटी बिल्स पास करें, कश्मीरियों की नस्लकुशी करें, सिखों के साथ क्या करें। तो उस शर्मिंदगी को हटाने के लिए भी ये एक फॉल्स फ्लैग इस तरह के ऑपरेशंस कराए जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब हम पाकिस्तान की फ़िज़ा देखते हैं और जिस तरीके से पूरी स्टेट मशीनरी, हेड ऑफ़ द स्टेट्स सब यहाँ पर आए हैं, और मैं नहीं कहती हूँ कि ये दुनिया परफेक्ट है, बहुत से चैलेंजेस हैं आपके लिए, जो मैं सब के आपके सुनूंगी, और आपकी जो टीम जो हमने बनाई है उसके थ्रू बहुत सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि और भी ज़्यादा आपके लिए ज़िंदगी जो है आसान कर दी जाए, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बेटर कर दी जाएं, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हवाले से जो जो आपको इश्यूज़ लगते हैं उनको हमने इम्प्रूव करना है। हम आए इसी काम के लिए, और मेरी अपनी ज़िंदगी ही जो तो मिशाल मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लाम अक़लियतों के साथ हुस्न सलूक का दर्ज देता है, मजहबी शिद्दत पसंदी दुनिया भर का मसला है। और साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में हज़ारों की तादाद में मस्जिदों की बेहुर अहम खबर दें आपको, ब्रेकिंग आपको कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख दे दी गई है, और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंतज़ार करी थी इलेक्शन के हवाले से। तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। यकीनी तौर पर ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है, और सियासी हलकों में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और तमाम तर एक्टिविटीज़ इसके हिसाब से की जाएंगी जो इलेक्शन कैंपेन होगी, और जो फैसले अहम किए जाएंगे वो यकीनी तौर पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया गया। ये अहम और बड़ा सवाल था कि इलेक्शंस कब होंगे, और तमाम सियासी जमातों की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा मीडिया में, इलेक्शन कमीशन के सामने, कि इलेक्शन जो हैं वो जल्द अज जल्द कराए जाए, आइन के मुताबिक करवाए जाए, साफ और शफाफ करवाए जाए। और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो इससे पहले का जो एक मरहला है कि जिसमें सीट्स जो हैं वो बनेंगी, हल्का बंदियाँ होंगी, वो तमाम अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा इस दौरान, और उसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा बयान सामने आ चुका है, और अब सियासी जमातों के लिए जो है जो टाइम फ्रेम है वो मुख्तस हो चुका है, वो कंफर्म हो चुका है कि अब जनवरी में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन की तैयारी करनी है, अपने वोटर को मुतहरिक करना है, क्योंकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होने जा रहे हैं। जी हाँ, तमाम सियासी जमातों का यही मुतालबा था कि एटलीस्ट डेट तो दी जाए ना, पता तो चले कि इलेक्शन होने कब है। तो अब बिल आखिर ये बड़ी पेशरफ्त, ये बड़ी डेवलपमेंट, ये खबर सामने आ गई है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का इम्कान है, बल्कि ये ऐलान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएंगे। कहा यह जा रहा था कि हल्का बंदियों का मामला है वो होगा, फिर उसके बाद वोटर लिस्टें और ये सारा बिल एक प्रोसेस होता है जो होना होता है, और फिर इस हवाले से खबर ये इस किस्म की खबरें सामने आ रही थी कि वो अमल जल्दी जल्दी मुकम्मल किया जाएगा, 3 हिस्सों में उस अमल को मुकम्मल किया जाएगा। सियासी जमातों की जानिब से यह भी कहा जा रहा था कि अमला ज़्यादा रख लें ताकि जल्दी जल्दी वो अमल मुकम्मल हो और इलेक्शन जल्दी हो। तो बिल आखिर अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए, हल्का बंदियों वाले मामले को, वोटर लिस्टों वाले मामले को, फिर आगे जो टाइम फ्रेमिंग है उसको देखते हुए अब ये फैसला किया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और अब इसी हवाले से जो जितनी भी इलेक्शन की कैंपेन है वो इस हवाले से ही देखी जाएगी। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं, हमें ज्वाइन के नुमाइंदा पिन शबीहा नकवी ने, उनसे बात करते हैं। शबीहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या कह रहे हैं आपके ज़राए?
जी बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्का बंदियों की तारीख जो है वो 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर की गई थी, तो तब भी जो है हमारे ज़राए का यही कहना था जो कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है और आखिरी हफ्ते में ही इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि 30 नवंबर को जब हतमी फहरिस्तें हल्का बंदियों की शाया होंगी तो उसके बाद 14 दिन के अंदर जो है इलेक्शन के प्रोग्राम जो है उसके लिए 14 दिन चाहिए होते हैं। और जो इंतखाबात की उम्मीद की जा रही थी वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि न सिर्फ हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया गया बल्कि फैसला किया गया कि हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी और इब्तदाई हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद जो हतमी फहरिस्त है हल्का बंदियों की वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी। तो इसके बाद 14 दिन के जो इलेक्शन प्रोग्राम के बाद जो हम इंतखाबी तारीख की बात करें तो वो इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही करवाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी। और इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी हो चुका है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो अब सियासी जमातों के लिए वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अपने वोटर्स को उन्होंने मुतहर्रिक करना है। एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया गया है। ये अहम खबर है जिससे इलेक्शन कमीशन का एलामिया भी जारी कर दिया गया और उसके मुताबिक हल्का बंदियों से मुतालिक हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये प्रेस रिलीज है जो आपको पढ़ के सुना रहे हैं। मौका 21 सितंबर 2023 को है। ये आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लिया है और फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और उसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज ऑफिशियली जारी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके मुताबिक जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाएंगे। जी हाँ, अहम खबर सामने आई है, वो खबर जिसका सबको इंतजार था कि इलेक्शन कब होने। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है। क्या डिटेल्स हैं, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा पीएनएन शबीहा नकवी ने। शबीहा, तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से हर शख्स की नजर जो है वो इलेक्शन कमीशन पे है। हम भी देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो सरगर्मी है इंतखाबात के हवाले से वो अपने अरूज पर है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुलाया गया बल्कि उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों पर भी जो काम है वो तेजी से जारी है। और इस हवाले से हमने देखा कि एमक्यूएम के वफद ने भी इस हफ्ते में जो है वो इलेक्शन कमीशन में मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, जबकि 4 अक्टूबर को फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। ताहम अगर हम आज की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर जो है इंतखाबात की तारीख का जो ऐलान किया है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन इसका बाज़ाब्ता जो है वो ऐलान किया है और जो एलामिया है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसके बाद ये एलामिया जारी किया गया और इजलास में हल्का बंदियों से मुतालिक जो काम था उसका जायजा भी लिया गया और इसके साथ ये भी बताया गया कि हल्का बंदियों से जो मुतालिक इब्तदाई फहरिस्त है वो 27 सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि फाइनल जो फहरिस्त है वो 30 नवंबर को जो है वो शाया की जाएगी। और उस हिसाब से जब पहले भी ही कहा गया था कि जो इंतखाबी हल्का बंदी उनकी जब हतमी फहरिस्त शाया 30 नवंबर को की जाएगी तो यही कहा जा रहा था कि जो इंतखाबात है वो जनवरी में होने की उम्मीद है। और आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो है वो इसका ऐलान कर दिया कि जो इंतखाबात है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही कराए जाएंगे। जी शबिया, टाइम फ्रेम का तो जिक्र कर दिया गया है कि 27 सितंबर तक हल्का बंदियां हो जाएंगी, तो क्या इस टाइम फ्रेम के अंदर ये मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल, हमने यही देखा है कि जितने भी सियासी जमातें आई हैं उनका यही कहना था कि हल्का बंदियों का जो काम है वो जल्द अज जल्द किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो, सबका यही कहना था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुल्क के लिए जरूरी है और इंतखाबात जो जितनी जल्दी मुमकिन हो वो होने चाहिए। इसके साथ जो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे और इलेक्शन कमीशन ने हर सियासी जमात को यकीन दहानी करवाई कि जितनी जल्दी ये प्रोसेस
हो सकेगा मुमकिन वो इसको मुकम्मल करेंगे और इंतखाबात जितने जल्दी हो सके वो इसको करवाएंगे। ताहम आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जितने भी सियासी जमातों से वादे किए थे उसके वो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि जनवरी के जो आखिरी हफ्ते, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वादे किए गए थे उनका आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया। शबीहा हमारे साथ रहेगा, हमें डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। आदिल, वो इलेक्शन जिसकी डेट का सबको इंतजार था, अब वो डेट सामने आ गई है, कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका इम्कान तो पहले से ही जाहिर किया जा रहा था कि जो इलेक्शन 2023 में तो मुमकिन नजर नहीं आ रहे थे और हल्का बंदियों के नतीजे में जो है वो जनवरी और फरवरी का जो महीना था इसमें था। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो है जनवरी का आखिरी हफ्ता अनाउंस कर दिया है। तो मुस्लिम लीग नून के अलावा तो बाकी सब सियासी जमातों की कोशिश थी कि इलेक्शन जो है बर वक्त होने चाहिए। तो अब जनवरी का आखिरी हफ्ता अनाउंस हो गया है, तो उसके बाद अब हमें देखने में मिलेगा कि एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है इलेक्शन के हवाले से कुछ सियासी जमातों ने तो शुरू कर दिया है, तो बाकी सियासी जमातों की तरफ से भी जो है वो हमें नजर आएगा कि अब एक्टिविटी शुरू हो रही है। नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं। आज उनका एक मुशावरती इजलास भी है और आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है। तो ये बहुत सारी जो इलेक्शन का ट्रैक है वो उस पर लगता है कि चीजें आनी शुरू हो गई हैं और जहां तक हल्का बंदियों का ताल्लुक है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो एक आईनी कदगन था जो हल्का बंदियों के हवाले से, चूंकि जो असेंबली में इतनी पोजीशन नहीं थी कि उसकी जो नंबर गेम तब्दील हो सके असेंबली की जो है, तो इसलिए सिर्फ हल्कों की जो जिसमें वोटर्स की तादाद और रकबे को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी चेंजेस करनी थी। कुछ इलाके हल्कों में शामिल किए गए होंगे, कुछ निकाले गए होंगे और वोटर्स की जो तादाद है उसको मेंटेन किया गया होगा। हल्के वही जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के कुछ 850 के करीब हल्के बनते हैं, उनकी तादाद चूंकि तब्दील नहीं होनी थी, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई इतना बड़ा एजेंडा नहीं था हल्का बंदियों के हवाले से, तो उन्होंने उसको मैनेज करके तो ये 27 सितंबर को यानी कि नेक्स्ट वीक जो है वो इस मामले को शाया कर देंगे, इब्तदाई फहरिस्त। उसके बाद इतराज़ात है। अब इतराज़ात का मामला कितना लेंथी हो सकता है वो तो चलता रहेगा, साथ साथ इसमें जो हतमी फहरिस्त है वो 30 नवंबर को आनी है और जो 54 डेज का जो प्लान है वो तो यानी कि जो मैक्सिमम डेट है इलेक्शन कमीशन को मोहम्मद आदिल, जो हल्का बंदियां थी उस हवाले से भी हम बयानात जो थे वो देखते रहे थे कि बयानात जो हैं वो गाहे बगाहे आते रहे थे। तो अब इतने कम ड्यूरेशन में जब हल्का बंदियां होंगी, क्या इस पर भी कोई इख्तलाफ सामने आ सकते हैं सियासी जमातों की जानिब से? देखिए, अभी सियासी जमातों का बहुत सारे एतराज़ इस बुरात पे आएंगे कि बहुत सारे हल्कों की तोड़ फोड़ होगी, यानी कि एक हल्के से कुछ इलाके निकाल कर दूसरे हल्के में डाले जाएंगे, तो उनकी तरफ से बहुत सारे एतराज़ात होंगे कि हमारे वोटर्स जो है वो निकाल के दूसरे हल्के में डाल दिए गए हैं। तो ये इस किस्म के एतराज़ जो है वो हर इलेक्शन के मौके पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसका मामला लिटिगेशन में जाता है, लेकिन ये मामला तो रूटीन का हिस्सा है और ये चलते रहते हैं। अभी तक बहुत सारी इंतखाबी अज़ादारियाँ जो है वो अदालतों में जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जबकि जो असम्बलियां हैं वो अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुकी हैं। तो ये तो एक पाकिस्तान का सियासी कल्चर का हिस्सा है, ये सियासी कल्चर का हिस्सा है। मोहम्मद आदिल साथ ही रहेगा। शबीहा नकवी, आपके पास आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया कि आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे, क्या कोई डेट भी कंफर्म हो सकी है? और साथ ही साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन किस मरहले पर है, कहाँ तक उनकी तैयारियां गई हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जैसे हमने पहले कहा कि जब इलेक्शन कमीशन में ये कहा गया था कि जो हल्का बंदियों की तारीख है वो 14 नवंबर से कम करके 14 दिसंबर से कम करके 30 नवंबर की गई थी, तो तभी कहा गया था तो इलेक्शन का प्रोसेस इसके बाद 54 दिन चाहिए होते हैं। तो जो हल्का है, मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के जराये भी थे और मुख्तलिफ अहबाब भी थे, उनका यही कहना था कि जो इंतखाबात हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो करवाए जाएंगे। ताहम अभी तक कोई फाइनल तारीख नहीं बताई गई, क्योंकि अगर हम ये देखें
हैं तो 27 सितंबर को जो है कि इब्तदाई फहरिस्त जो है वो हल्का बंदियों की शाया की जाएगी। उसके बाद जितने भी एतराज़ात हैं सियासी जमातों के हवाले से उनको भी देखा जाएगा और उस हवाले से भी जो फाइनल लिस्ट है वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी। तो 30 नवंबर के बाद जो मुख्तलिफ इंतजामी अमूर होता है, जो मुख्तलिफ इंतखाबात का प्रोसेस है, उसके लिए जो 54 दिन का जो अर्सा है वो दरकार होता है और उसमें जब वो प्रोसेस पूरा होता है तो फिर डेट जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अनाउंस की जाती है। लेकिन उम्मीद ही की जा रही है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो है इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। जी अभी ये बताइएगा कि इसकी तैयारी के हवाले से क्या कुछ खबर सामने आई कि इसकी तैयारी का आगाज़ कब से किया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम फ्रेम जो दिया गया है वो डेफिनेटली उसमें 2 से 2.5 महीने नज़र आ रहे हैं, तो इसकी तैयारी कब से शुरू की जाएगी? बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो हमने देखा कि MQM पीपल्स पार्टी थी, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, तो उन्होंने जब भी इलेक्शन कमीशन का उनके वफूद इलेक्शन कमीशन आए उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। उनका यही कहना था कि हमने जो हल्का बंदियों के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द हों लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो उन्होंने कहा कि हमें हर दफा जो है वो यकीन दहानी कराई गई है कि ना सिर्फ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात। ठीक है शबिया, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मोहम्मद आदिल मौजूद हैं, डायरेक्टर नॉर्थ है। मोहम्मद आदिल, ये कहिएगा कि कल मुस्लिम लीग नून ने भी एक मुशावरती इजलास तलब किया लंदन में, तो क्या समझते हैं आप नवाज शरीफ की वापसी का जो मामला है वो कितना अहम हो चुका है इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है या उनकी जो सारी इलेक्शन कैंपेन का दारोमदार है वो नवाज शरीफ के ऊपर है और इसी बुनियाद पर जो है नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर की डेट ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। तो अब जो उनकी हतमी मुशावरत जो नून लीग की इस वक्त होनी है, जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो है वो लंदन पहुँच गए हैं, तो इस सारी सूरत हाल में ये तो अब तय है कि इलेक्शन की तारीख और नवाज शरीफ की आमद जो है वो अब तय है और यकीनी तौर पर जब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे तो उसके बाद एक लीगल प्रोसेस है, उनको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तो उनसे पहले उनकी लीगल टीम की कुछ एक्टिविटी हमें आइंदा नेक्स्ट वीक में हमें होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें वो अदालत से कोई इस्तदा लेंगे या उनको सरेंडर करने की मोहलत दरकार मांगेंगे। अगर वो वापस आते हैं और जिस तरह से मेगा करप्शन केसेस खुल चुके हैं नैब की जानिब से, अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है तो फिर तो उनकी इलेक्शन कैंपेन भी मुतासर हो जाएगी। देखिए, वो जो नैब के केसेस हैं वो कोई इतने बड़े केसेस नहीं है नवाज शरीफ के हवाले से। वो रूटीन की कुछ इंक्वायरियाँ हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस में तब्दील हो चुकी हैं, तो वो मामला पहले से चले आ रहे थे। वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई इतने बड़े केसेस हैं जो जिसकी वजह से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मुमकिन हो सके। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ चल रही है, नैब में जो है वो उसको प्रूव करना है, अदालत में अगर मामला जाता है तो ये बहुत सारी इनिशियल स्टेज पे मामला हैं। अभी देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरह से नैब इसकी प्रोसीडिंग करती है। अभी नैब के अंदर भी आपने देखा है कि उसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब में नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हमें लीगल प्रोसीजर नैब के हवाले से नज़र आ रहा है उसमें भी थोड़ा सा डिले है। जब तक नैब का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, उनके डिप्टी चेयरमैन नैब जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं, तो पूरा जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है वो लीगल प्रोसेस जो है हमें कोर्ट्स में चलता हुआ नजर आएगा नैब का। तो मोहम्मद तो यही बात, जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो फिर अपनी लीगल प्रोसेस में बिजी हो जाएंगे और इलेक्शंस तो ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में है, तो उनका टाइम तो जो है ज़्यादा फिर हम देखेंगे केसेस को रिजोल्व करवाने में लग जाएगा। तो इलेक्शन की तैयारी कब करेंगे और कैसे करेंगे? देखिए, जो अभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो जिस केस में उनको सज़ा हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मरीम नवाज़ उसमें क्विट हो चुकी हैं। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल हो सकती है, जैसे हमने देखा जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस था तोशाखाना का, उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई। तो कभी इम्कान तो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और उसके बाद वो इलेक्शन सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। तो ये 10 से 12 दिन का प्रोसेस है। अब ये देखते हैं कि अदालतें जो है इस मामले को उसी तरह प्रोसीड करती हैं जैसे PTI के साथ जो चेयरमैन है उनके ख़िलाफ़ चीज़ों की प्रोसीडिंग हुई थी। तो अब ये तो जो लीगल प्रोसीजर है वो जितनी जल्दी कंप्लीट होगा नवाज शरीफ उतनी जल्दी हमें सियासी मैदान में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहरहाल इन एनी केस अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आके जेल में भी हों
तो नून लीग के पास एक बयानिया होगा कि देखिए दूसरी दफा नवाज शरीफ ने जो है वो मोहम्मद आदिल आप हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ फहद हुसैन मौजूद है। फहद साहब, क्या समझते हैं आप, एक मुल्क में जो आईनी बहरान चल रहा था, कानूनी बहरान है या आईनी बहरान है, वो चीज़ अब सॉर्ट आउट हो गई है और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जो सबसे ज़्यादा इसकी जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये कि जिस तरह आपने कहा कि जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, यानी आप जहाँ जाते थे, जिधर बैठते थे, जिस महफिल में, चाहे आप दोस्तों के पास बैठे हैं, चाहे आप रिश्तेदारों के पास बैठे हैं या अपने घर बैठे हैं, पहला सवाल क्या होता था? इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हर जगह ये सवाल चल रहा था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ये अनाउंसमेंट आ गई है, इससे कम अज़ कम बहुत हद तक, मैं बिल्कुल 100% फिर भी नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा आपको एक वो रखना चाहिए गुंजाइश, लेकिन बहुत हद तक वो गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो गई है और अब बाकायदा तौर पर जो है वो न सिर्फ ये कि तमाम सियासी जमातें बल्कि निगरान हुकूमत, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, पाकिस्तान के अवाम, सबको ये क्लियर हो गया कि अब 4 महीने बाद हम इलेक्शन में जा रहे हैं। तो उसके इस अनाउंसमेंट के बाद मेरे ख्याल में अब यके बाद दीगरे हमें वो डेवलपमेंट्स होनी नज़र आएंगी जिनसे बिल्कुल ये क्लियर होगा कि अब इलेक्शन मोड जो है वो शुरू है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आना मेरे ख्याल में ये एक इंडिकेशन है कि चीज़ें अब कुछ नॉर्मलाइज हो रही हैं। ऐसा ही है सर, नॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन हम देख रहे थे कि ना काफ़ी टाइम से इलेक्शन कमीशन की जानिब से खामोशी सी थी जिसपे बड़े सवालात भी किए जा रहे थे कि आखिर क्यों तारीख नहीं दी जा रही है, और अब तारीख दे दी गई। तो क्या समझ रहे हैं आपकी किसी प्रेशर की वजह से दी गई है, सियासी जमातों का दबाव था या कोई और इसके पीछे? देखिए, मेरे ख्याल में प्रेशर्स तो हर तरह के थे और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले चंद महीनों से जिस तरीके से मामला आगे चल रहे हैं उसमें बिहाइंड द सीन बहुत तरह के प्रेशर्स हैं। वो प्रेशर्स क्या हैं वो उस पर तज्जिया किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इलेक्शन कमीशन ये क्लियर था कि जी इलेक्शन तो हमने कराने हैं। अच्छा, अब उसमें हल्का बंदियों का मामला आपने देखा होगा, पहले भी वो शोर मचा के जी 90 दिन से आप आगे जा रहे हैं तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने हर हाल में जो है वो जो नई जो मरदमशुमारी है उसकी बुनियाद पे वो करना है, हल्का बंदियाँ वो कर ली उन्होंने। अच्छा, वो ज़्यादा टाइम मांग रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा शोर मचा कि नहीं आपको इतना टाइम क्यों चाहिए हल्का बंदियों के लिए, जल्दी करें, उन्होंने वो भी कर लिया, जल्दी भी कर लिया। और कुछ हद तक मेरे ख्याल में ये एक प्रेशर था जिसकी तरफ आप हवाला दे रही हैं कि जी क्या इलेक्शन आगे मुलतवी भी किए जा सकते हैं, ये था एक प्रेशर। वो अगर कोई बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन के जरिए था तो मेरे ख्याल में आज के अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि अगर था भी सही तो हमने वो सह लिया है और अब हमने अनाउंस कर दिया है। अब इसके बाद इलेक्शंस को आगे पीछे करना जो है बड़ा मुश्किल होगा। इसी पर बात कर रहे थे, आदिल भी हमारे साथ मौजूद है। आदिल, ये कहिएगा क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है, कोई सियासी दबाव था, कोई मजबूरी थी उनकी डेट अनाउंस करना कि उन्होंने प्रेशर की वजह से कर दिया, क्या समझते हैं आप? देखिए, जो असल चीज़ जो है टेक्निकली हम देखें तो जो हल्का बंदियों का प्रोसेस है वो कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं था, क्योंकि जो आइन की एक मजबूरी थी जिसके बाद हमने जिसकी वजह से हल्का बंदियां हुई। अदरवाइज़ जो कौमी असम्बलियों में जो है वो ऐसी आइन साजी की कोई तादाद पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से अगर मिसाल के तौर पर कुछ हलकों की तादाद कुछ सूबों में बढ़ाई जा सकती या कम की जा सकती, वो नहीं हो सकती थी। अब सिर्फ हलकों की तरतीब चेंज होनी थी और टेक्निकली वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तरतीब चेंज की है। कुछ हलकों में कुछ इलाके शामिल किए गए होंगे और कुछ हलकों से वो इलाके निकाल दिए गए होंगे। अब एक नया जो सियासी शोर उठेगा वो सिर्फ इसी बुनियाद पर उठेगा जिसके ऊपर जो है वो सितंबर के बाद हमारे हलके में जो है वो ऐसे इलाके शामिल कर दिए गए जिसमें हमारा वोटर जो है वो दूसरे हलके में चला गया, तो इस किस्म की सूरत हाल होगी और इसी बुनियाद पर कुछ ज़ाती हैसियत में और कुछ पार्टी की सतह पर जो है वो मामला अदालतों में जाएंगे। तो अब अदालतों
के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल एक प्रेशर बढ़ेगा कि वो जो हल्का बंदियों को लेकर है, तो बाकी जो टेक्निकली इतना ही वक्त दरकार होना चाहिए था, बल्कि अगर इलेक्शन कमीशन कोशिश करता तो इससे कम वक्त में कंटिन्यू कराएंगे। फहद हुसैन साहब, जिस तरह हमने देखा कि इलेक्शन की जो है उसका ऐलान कर दिया गया कि इंतखाबात कब होंगे, हमने देखा कि मुल्क की तारीख में सियासी लिहाज से इंतखाबात के हवाले से काफ़ी एक अदम गैर यकीनी की सूरत हाल थी। सदर चर्चे उन्होंने पहले इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आने से इनकार कर दिया, मुशावरत से इनकार कर दिया। तो क्या आपने अपने इस कैरियर में कभी इस तरह की कोई एग्जाम्पल देखी है? देखिए, ये इस बार पिछले 6-8 महीने में जो कुछ हुआ है वो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली हैं, और पाकिस्तान का की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि आपको नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर उनमें से जो नतीजा निकलता है वो इतना अच्छा और नया नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, मेरे ख्याल में आज की अनाउंसमेंट जो है ये एक खुशाइन बात है। जिस तरह अभी आदिल बात कर रहे थे कि ये एक जेन्युइन सवाल उठ रहा था कि हल्का बंदियों के लिए इतना टाइम क्यों मांगा जा रहा है, और उसी की वजह से जो है वो ये क्या सराइयाँ हो रही थी कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इतना टाइम क्यों मांगा जा रहा है, मज़ीद इल्तवा होगा। तो वो, और उसकी वजह से आप नोट करें कि जो इलेक्शन की आपको जो सियासी जमातों की तरफ से जो एक प्रोएक्टिव किस्म की कैंपेनिंग होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही थी। खामोशी सी आपको नजर आ रही है छाई हुई थी। पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, उनकी क़यादत और लंदन बैठी हुई है। वो भी शायद उसकी एक वजह, बहुत सारी वजूहत हो सकती, एक वजह ये थी सारे वेट कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कब होंगे इलेक्शन, क्योंकि कैंपेन भी आप इलेक्शन की डेट को सामने रख के प्लान करते हैं। तो आज के बाद आप देखेंगे कि अब एक वो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है डोमिनो इफेक्ट, कि एकदम आपको बहुत सारी चीजें होता नजर आएंगी, और एकदम आपको फील्ड में आप लोगों के लिए, सारों के लिए खबरें बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि एकदम एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। आपने अंग्रेजी के वर्ड का जिक्र उन्होंने किया, वो अंग्रेजी के वर्ड से मुझे याद है आपने कॉलम लिखा था, गालिबन 1.5 हफ्ता पहले आपने वो कॉलम लिखा था, उसमें आपने जिक्र किया था कि क्या हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो तब से कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे थे? देखिए अली, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उस वक्त, और वो मैंने कॉलम लिखा था इस बुनियाद पे कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, और तब ये गैर यकीनी के हवाले से ही जाहिर बात है आप जहाँ बैठते थे यही सवाल होता था कि क्या हो रहा है, क्या हो। तो जो कुछ मुझे सुनने को मिला था उससे मुझे लग रहा था कि प्रेशर्स के बावजूद कुछ अहम लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि जी हमने इलेक्शन करवाने, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए एक नया बहरान खड़ा हो सकता है। तो मेरा सेंस ये था कि अब कोशिश ये हो रही है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन जितना ज़्यादा वो डिले हो रहा था उस तारीख देना, तो जाहिर बात है एक कन्फ्यूजन तो था। तो बहरहाल आज के दिन जब ये हो गया है तो अब मेरे ख्याल में एक नॉर्मल सी आएगी। और दूसरा जिसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी मेरे ख्याल में शफक, वो ये है कि जो मार्केट्स में एक अनसर्टनिटी थी ना, बिल्कुल गैर यकीनी और अजीब सा जो बहरान, बिल्कुल जिसका इम्पैक्ट होता है आपकी मईशत पे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे, करेंसी पे, हर चीज़ पे। तो वो भी, और आप देखें नोट करें कि कल हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है वो न्यूयॉर्क गए हुए हैं UNGA के लिए, वहाँ पे उनकी IMF के जो सरबराह उनसे मुलाकात हुई, और IMF के सरबराह ने भी कल जो बात की उसमें ये क्या कहा कि जी अगर इकॉनमी को बेहतर होना है तो इलेक्शन होने चाहिए, नई गवर्नमेंट आनी चाहिए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की जो है वो रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये कहा गया है कि जी इलेक्शन करवाएं। तो मेरे ख्याल में आज के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट्स में कि हालात थोड़े से नॉर्मल हैं। सर आप सही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन वो जैसे अभी एक आदिल पे बात कर रहे थे ना कि अब अगला मरहला होगा कि एक नई बहस छिड़ेगी हल्का बंदियों के बाद और मामला अदालत में जाएगा। तो एक ये भी बड़ा अहम इस पर सवाल है कि अगर मामला अदालत में जाएगा तो फिर भी तो एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है, और जैसे अब बाय द बुक चलने वाले चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, तो ऐसे में जुडिशरी से भी तो बड़ी टेक्निकली और बड़ा ध्यान से स्पेस निकालनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अगेन उसमें क्योंकि अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, यानी डेट तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने कह दिया है कि शायद जनवरी के आखिरी में तो वो स्पेसिफाई तो कर दिया है। अच्छा, अब उस जितने भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि जी अदालत में ऑलरेडी पिटिशंस गई हुई थी कि जी इलेक्शन की तारीख दें, आपने सदर साहब का जिक्र किया, वो जो मामला था, इसके बाद वो सब जगह थोड़ी ठंड पड़ जाएगी कि जी अब उन्होंने कह तो दिया है, किसका इख्तियार है किसका इख्तियार नहीं है, वो बहस खत्म हो जाएगी। टेक्निकली वो बहस खत्म हो गई है, क्योंकि अब तो वो डेट अब सिर्फ वो रह गया है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में कौन सी तारीख है, वो तारीख मेरे ख्याल में अब आ जाएगी, लेकिन असल जो चीज़ थी वो हाथी निकल गया, अब दुम रह गई। बिल्कुल, ये आईनी और कानूनी जो बहरान चल रहा था मुल्क में ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फहद हुसैन आपके वर्क के लिए। मोहम्मद आदिल, आपका रुख करूँगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि टाइम फ्रेम की बात चल रही है कि इस टाइम में, इतने कम टाइम में कैसे सारा कुछ मैनेज होगा, इस पर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है?
देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन अगर नॉर्मल असम्बलियाँ डिसॉल्व होती तो 2 महीने चाहिए होते हैं, तो उसको वैसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए 54 डेज दरकार हैं जो इलेक्शन शेड्यूल है। तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली अपनी जो पूरा प्रोसीजर है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये 54 डेज़ का अनाउंसमेंट की है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें सारा अपना जितना भी इंतज़ामी मामला था उसको कंप्लीट कर लेगा। और अब निगरान हुकूमत ने और अदलिया की तरफ से जो जुडिशल अफसर तैनात होने उनकी तैनातियों की अनाउंसमेंट और मशावरत का अमल भी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो अब जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ हमारे दिन होंगे तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी भी हैं। तो हमें इलेक्शन यकीनी तौर पे इन 54 डेज में होते हुए नजर आ रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की है। तो ये कोई यानी कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है 54 उसी को बुनियाद बना के 54 डेज की जो है वो तारीख दी है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मसला होना है। अभी जो सिर्फ अगर कोई मसला होगा तो जो हतमी फहरिस्तों से पहले लिटिगेशन के मामला है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हो, लेकिन वो भी हतमी जो तारीख है उसमें भी काफ़ी टाइम है। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि अदलिया को जो है इस मामला को जल्दी जल्दी निपटाना चाहिए ताकि जो कोई हर्डल हमें इलेक्शन के होती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। जी हमने देखा है कि स्कैटर्डनेस काफ़ी जमातों में है। PMLN जो है आधी जमात बाहर है, इस वक्त उनके जो टॉप लीडरशिप है वो बाहर है। PTI का हाल हमारे सामने है क्या है, तो अब इन तमाम चीज़ों को भी हल होना जो है वो बर वक्त ज़रूरी है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए नून लीग का तो हमें जो जिसे कहते हैं ना टाइमलाइन हमें नज़र आ रही है कि उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो 21 अक्टूबर के बाद जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ चुके होंगे, गो के वो आने के बाद वो उन्होंने सरेंडर करना है और गिरफ्तारी देनी है और उसके बाद उनका जो भी कोर्ट से लीगल प्रोसीजर है वो जितने दिन में भी कंप्लीट होना है। पीपल्स पार्टी जो है वो वेट कर रही थी इलेक्शन की तारीख का। बिलावल ऑलरेडी फील्ड में मौजूद हैं, वो सिंध से पंजाब में मूव करते हुए हैं, गो के अब वो मुल्क से बाहर गए हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अब हर हलके में जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती भी नजर आएगी। जहां तक PTI का ताल्लुक है उसको अभी चूंकि उनके चेयरमैन अंदर हैं तो बाकी जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इतनी फाल नहीं है। तो अगर किसी को इस वक्त सियासी सरगर्मियों में किसी को मुश्किलात नज़र आ रही होंगी तो शायद वो तहरीक इंसाफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी कंपेन्स जो है हमें जो इस सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर में जो है हमें देखने को मिलेगी कि सियासी एक्टिविटी पूरे मुल्क में शुरू हो जाएगी और होनी भी चाहिए। अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसको एक हेल्दी जो सियासी सरगर्मियां वो शुरू होनी चाहिए। और जहां तक एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का ताल्लुक था या जैसे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया नून के उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो बहुत सारी शिकायत जो है वो हर इलेक्शन में पॉलिटिकल जमातों की तरफ से उठाई जाती हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये मोहम्मद आदिल हमारे साथ, गुलाम मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। स्टॉक मार्केट पर भी इस खबर के असरात पड़ रहे हैं और कुछ बेहतरी आ रही है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये 27 सितंबर और उसके बाद हतमी फहरिस्त 30 सितंबर को अनाउंस किया गया है और एजाज़ है पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का PNN का कि हमने ये ख़बर 1 सितंबर को अपने नाजरीन अपने सामीन को ये दी थी और हमारे नाजरीन इस बात के गवाह हैं कि 27 और 30 की तारीख हमने दी थी कि 30 सितंबर को हतमी फहरिस्तें जो हैं वो लग जाएंगी और उसके बाद 54 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज इस प्रेस रिलीज ने इस बात की तस्दीक की है कि PNN की न्यूज़ बिल्कुल सच्ची और खरी न्यूज़ थी। और वाक़ईतन खुशी की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंतखाबात जो हैं वो करवाएंगे। इंतखाबात के हवाले से जहाँ हम बात करें तो ये हतमी फहरिस्तें 15 रोज़ का टाइम जो है वो कम किया गया था क्योंकि तमाम सियासी जमातों के साथ जब मुशावरत हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ और दीगर जो जमातें हैं जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, MKM के साथ, तो सब जमातों ने जो बातचीत हुई उस सारी डेलिब्रेशंस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा था कि 15 रोज़ तक हम इसको महदूद करेंगे मज़ीद और हम इसको एक्सक्यूज़ करके तकरीबन जो सितंबर के आखिरी रोज़ हैं उनमें हम हतमी फहरिस्त मरदमशुमारी के हवाले से जो हल्का बंदियाँ हैं वो हम कर देंगे। अब हल्का बंदियों की जब फहरिस्तें आ जाएंगी
तो उसके बाद 54 रोज़ का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर 1 दिसंबर से ऑनवर्ड हम 54 डेज देखते हैं तो 24 जनवरी इंतखाबात की जो तारीख है वो बन रही है। 24 जनवरी से 2 रोज़ आगे हो सकते हैं, 2 रोज़ पीछे हो सकते हैं। तो ये या इसी हफ्ते में जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये इंतखाबात जो हैं वो वकूफ़ होने के इम्कानात अब रोशन हो गए हैं। इस हवाले से इसके बाद की सूरत हाल क्या बनती है, क्या जो मुशावरतें हो रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मुशावरत हो रही है, कल उनका बड़ा अहम इजलास वहाँ पे लंदन में होने जा रहा है। इसी तरह से बाकी दीगर जमातें हैं जो हैं वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, कोई जमात जो है वो अपने हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात की बात कर रही है, मरदमशुमारी पे एतराज़ात की बात कर रही है। गुलाम मुर्तज़ा बहुत अहम पॉइंट की बात की आपने। मैं थोड़ा सा आपके पास वापस आता हूँ, लेकिन मोहम्मद आदिल का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद आदिल, जिस तरह के अभी गुलाम मुर्तज़ा बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो हम थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल पार्टीज की इस वक्त बात कर लें, करंटली पीपल्स पार्टी कह रही है हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप इलेक्शन करवाएं, हम तो उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के मामला आपके सामने हैं, वो किस तरह से केसेस का सामना कर रहे हैं और उनकी अपनी एक मामला चल रही है। थर्ड पे आती है मुस्लिम लीग नून, उसकी सियासत पर कुछ सवालात हैं कि क़यादत इस वक्त लंदन में है, कल वहाँ पर एक अहम इजलास होगा, बहुत सारे अहम फैसले मुतवक्के होंगे। तो अगर तीनों की सियासत की बात करें और अब ये इलेक्शन डेट की बात करें तो कैसे इसको आप कनेक्ट करते हैं? देखिए, इलेक्शन की सूरत हाल जो है इसको तीनों पार्टी के तनाज़र में हम देखेंगे तो सियासी जमातें तकरीबन सारी की सारी इस बात पे राज़ी हैं कि इंतखाबात जो हैं वो अपने टाइम पे हो जाने चाहिए और ये टाइम जो दिया गया था इसके हवाले से ये जो जनवरी का। ठीक है, मोहम्मद आदिल हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद ने, साबिक इलेक्शन कमिश्नर है। कंवर दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत एक खुशाइंद खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आपके इस टाइम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे? जी कंवर दिलशाद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? कंवर दिलशाद से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन यही सवाल हम अभी बात कर रहे थे मोहम्मद आदिल से कि इलेक्शन डेट तो अनाउंस कर दी गई है, आखिरी हफ्ते में जनवरी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए पहले तो हमें तैयार नजर आई और यही सवाल मैं मोहम्मद आदिल से कर रहा था। मोहम्मद आदिल, कहिएगा तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, कैसा आप इसको कनेक्ट करते हैं इस इलेक्शन डेट के साथ? जी बिल्कुल, देखें अब तो तमाम इलेक्शन की तारीख का ही मामला था और जो कैसराइयाँ थी वो तो अब ख़त्म हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन की तारीख ने जो दे दी है तो हमें ये एक्टिविटी जो है वो अब हलकों की सतह पर तो हमें ये अगले हफ्ते से शुरू होती भी नज़र आएंगी जब, और जो इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून है वो अपनी टाइमलाइन का ऐलान कर चुकी है। 21 अक्टूबर से देखा जाए तो वो उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन का जो बड़ा शो होगा वो 21 अक्टूबर को होगा जब नवाज शरीफ जो है वो लंदन से पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो बेसिकली वो जितना बड़ा शो करने में मुस्लिम लीग नून उस दिन कामयाब हो जाएगी। तो कता कलामी की माजरत चाहूंगा, खबर ये भी चल रही थी कि उनकी वापसी की डेट के हवाले से भी कल के इजलास में मुशावरत की जाएगी। तो अभी भी थोड़ा सा एक कंफ्यूज्ड एक स्टेटमेंट है कि किस दिन वो वापस आ रहे हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि तारीख चेंज भी हो सकती है? देखिए, आज चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी का आखिरी हफ्ता जो अनाउंस किया है, इससे पहले जो नवाज शरीफ की वापसी का शेड्यूल था वो फरवरी का जो है लास्ट वीक उसको मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया था। तो कभी इम्कान ये भी है कि इस इलेक्शन कमीशन की जो जनवरी में चूंकि उसने इलेक्शन अनाउंस किया है तो हो सकता है कि नवाज शरीफ अपनी वापसी जो है वो भी वापस एक दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन हो सकता है पहले कर दें ताकि वो इलेक्शन कैंपेन जो उनका जो लीगल प्रोसीजर है, जो उन्होंने अभी आके सरेंडर करना है, अदालत के सामने पेश होना है, उनकी जो केस की प्रोसीडिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए वो सारा अपना जो है वो मामला करेंगे। तो कभी इम्कान है कि वो अब इलेक्शन की तारीख, वापसी की तारीख में हो सकता है कि थोड़ा अर्ली कर दें ताकि जो है वो इलेक्शन कैंपेन जल्दी शुरू कर सके मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की सारी कैंपेन का जो दारोमदार है वो नवाज शरीफ की वापसी पे है और नवाज शरीफ ही जो है वो जिस दिन वो आएंगे 21 अक्टूबर को, उस दिन उनका शो ये साबित
साबित करेगा कि मुस्लिम लीग नून का जो है वो हमें क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आगे। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी बहुत सारी जगह पे जो है हमें शुरू में नजर आया कि वो पंजाब में एक्टिव हुई थी, लेकिन वो फिर यहाँ पे तहरीक इस्तेकाम पार्टी आई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो एक्टिविटी हमें जनूबी पंजाब में थी वो हमें कम होती हुई नजर आई। इसके बाद वो फिर उन्होंने बलूचिस्तान में एक्टिविटी शुरू की। ख्याल था कि बाप पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन बाप पार्टी बाद में अपनी जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है उससे पीछे हटी और उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी या नून लीग में शामिल हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो सिंध है और उसका फोकस भी सिंध है। तो अब देखते हैं कि वो अब सिंध में किस तरह से अपनी जो साख है उसको बचाने में कामयाब होगी। तो बिलावल की ख्वाहिश तो यह है कि पंजाब में कोई इस पे आपसे सवाल अभी करता हूं। पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा गुलाम मुर्तजा से, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये गुलाम मुर्तजा, आपने भी इस मामले को देखा, कवर किया, जो एक अभाम चल रहा था, एक कन्फ्यूजन चल रही थी सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ख़ास तौर पर कि इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। ये आईनी इख्तियार सदर पाकिस्तान कहते हैं मेरा है, इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमारा इख्तियार है। तो वो एक तनाव जो था, वो जो एक बहरान था, वो ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, ये बहरान तो नहीं था, क्योंकि अगर सूरत हाल को हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई थी उस अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार जो था वो आ गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। और क्योंकि जो लॉ एंड जस्टिस वजारत है, लॉ एंड जस्टिस की वजारत कानून और इंसाफ, उन्होंने भी ये बता दिया था और सदर पाकिस्तान को भी उन्होंने खत लिख दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सदर पाकिस्तान को बता दिया था। लेकिन ये है कि सदर पाकिस्तान जो है इस मामले में थोड़ा वो अपने पार्टी लाइन की बात कर रहे थे, तो उनसे ये भी दरख्वास्त की गई थी कि वो पार्टी लाइन की बात न करें, बल्कि सदर मुमलकत हैं तो सदर मुमलकत होते हुए मुमलकत की बात करें और अदारों के जो सूरत हाल है उसकी बात करें। यही पोजीशन ली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। उनसे कहा था कि ये हमारा इख्तियार है और हम इलेक्शन की डेट जो है वो दे देंगे, और इलेक्शन की डेट जो है वो दे दी गई है। सियासी जमातें जो हैं वो इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि जो ही बगल बजेगा इलेक्शन का तो तमाम सियासी जमातें अपने अपने अखाड़े में पहलवान उतारेंगी और काम शुरू हो जाएगा। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मैं खुसूसी तौर पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ गुज़िश्ता रोज़ चले गए हैं, यहाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ आज चले गए हैं लंदन में, कल उनका वहाँ इजलास है बहुत अहम। तो हमारे ज़राए ये बात बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने मुक़्तदर हलकों के साथ बात की थी, कुछ ऐसे इक़दामात उठाने की बात की गई थी जिनको लाज़मन वो कहते हैं कि ये कुछ लोगों का एहतसाब हर हाल में होना चाहिए। तो उस एहतसाब के ऊपर शायद वो रिस्पांस उन्हें नहीं मिला, तो जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने ये इजलास जो है खुसूसी तौर पे तलब किया है और कल इस इजलास में दोबारा से रिविज़िट किया जाएगा मियाँ नवाज शरीफ की तारीख को कि क्या वो उसी तारीख पे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कौन लीड करेगा जो इंतखाबात हैं उनको, और मरकज़ में क्या होगा और सूबों में क्या होगा। तो ये सारी सूरत हाल कल होने वाला इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है कल का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अहम फैसले मुतवक्के हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी जमात है, उनकी फॉलोइंग है, उनका एक फैसला कल बहुत अहम होगा। अब मोहम्मद आदिल, हम बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से और आपने भी जिक्र किया जो लेवल प्लेइंग फील्ड की एक बात चल रही है। अब इलेक्शन की डेट तो सामने आ गई है, तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, उससे कैसे पीपल्स पार्टी अब अपने आप को वो बरी ज़िम्मा करार दे सकती है कि जी हम इस इलेक्शन में बिल्कुल राइट प्लेस पे खड़े हैं, हमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। लेकिन उन्होंने पहली प्रॉब्लम का इजहार कर दिया और ख़ास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नून लीग नहीं दे रही। उन्होंने जिक्र किया जी कि ये नून लीग हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। तो क्या समझते हैं आपके, ये क्या मामला है? पस पर्दा कुछ मुलाकातें हैं जिसका नवाज शरीफ की वापसी के बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि जब नवाज शरीफ कराची के अंदर कोई बड़ा पॉलिटिकल शो करेंगे तो उसमें सिंध से इलेक्टेबल्स या कोई बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगी, जिसके बाद सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी बुनियाद पे जो है वो पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं कि जो फ्यूचर में उनके लिए सिंध हुकूमत वो वापस लेने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या उसमें भी मुस्लिम लीग नून जो है उसको शेयर दे दिया जाएगा। तो इन खदशात की बुनियाद पर जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र आ रहे हैं, और वो सिर्फ आपको देखें कि वो खुल के इजहार उस तरह से नहीं कर पा रहे। यानी कि बिलावल ने
पहले इशारतन और पहले इस बात को कहा, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून का नाम ले ही दिया। अब जब ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज बाकायदा तौर पे हमें होती भी नजर आएगी तो उसके बाद पता चलेगा। मरीम नवाज ने सिंध में जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने सिंध का रुख नहीं किया। हो सकता है वो भी नवाज शरीफ की वतन वापसी का और उसके बाद सिंध में जो पॉलिटिकल अज़ाइम है उनको उसको मद्देनजर रखते हुए कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का अनाउंस करें, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लिए फ्यूचर में इलेक्शन से पहले कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो अब जो है पार्टी बदल सकते हैं। और अगर उन्होंने पार्टी तब्दील की और मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक कर लिया या मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो मुस्लिम लीग नून को वहां से सिंध में भी गवर्नमेंट बनाने में MQM के साथ मिलके या और दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेज है उनके साथ मिलके हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए कोई वहां पर आसानियां पैदा कर दी जाएं। तो ये खदशात हैं पीपल्स पार्टी के। चूंकि बाकी पंजाब में तो जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो तो सबको पता है कि वो पिछले कई इलेक्शंस जो है पीपल्स पार्टी बुरे तरीके से जो है वो पंजाब में हार चुकी है। बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल सेटअप है वो सबको पता है कि वो मैनेज सेटअप होता है। बाप पार्टी जो पिछले इलेक्शन में बनी थी और उसने वहां पर इंतखाबी नशिस्तें जीती और फिर वो मुख्तलिफ, इससे पहले वो PTI की हुकूमत में का हिस्सा रही, उसके बाद वो जो PDM की मुशरका हुकूमत थी उसमें शामिल हो गई। तो वो बलूचिस्तान में जो क्राइटेरिया है इलेक्शन लड़ने का वो इलेक्शन के डेज में ही डिसाइड होता है कि किस तरह से। तो अब चूंकि केयर टेकर निगरान वजीर आजम जो है वो भी बाप पार्टी से थे, तो अब बाप पार्टी एक अच्छी पोजीशन में है, तो हो सकता है कि वो अपनी हैसियत में ही बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़े और उसके बाद जो है जो भी तो बलूचिस्तान के जिक्र से एक और बात भी कर लेते हैं। बाप पार्टी का भी आपने जिक्र किया। निगरान हुकूमत की अगर हम बात करें, अनवारुल हक काकड़ हमारे निगरान वजीर आजम, उनके बारे में बहुत सारी खबरें चल रही थी, बल्कि पूरे निगरान सेटअप को लेकर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद ये काफ़ी प्रोलॉन्ग होगा, ये सेटअप लंबा ही आ गया, बहुत टाइम टेकिंग होगा, इनका टेन्योर बहुत ज़्यादा होना है, तमाम तर पॉलिसीज़ उनको देख के लग रहा था ऐसा, और ऐसी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी। तो वो सारी खबरें अब मर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, दफन हो चुकी हैं, क्योंकि अब डेट अनाउंस हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब केयर टेकर वज़ीर आज़म का और कैबिनेट का अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने उस वक्त भी अपने तज़िये में ये बात कही थी कि जो मौजूदा हमें केयर निगरान सेटअप नज़र आया है वो लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर चल पाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे नाम शामिल नहीं है जिनकी बुनियाद पर खदशात ज़ाहिर किए जाते हैं कि शायद वो आलमी इदारों की ज़ेर तरबियत लोग हैं और वो इस तरह के हालात मुल्क के अंदर पैदा कर देंगे कि जिसकी वजह से जो केयर टेकर सेटअप है उसको उसकी मुद्दत बढ़ाई जा सके। तो ये बात तो हमने उसी वक्त जब ये सेटअप अनाउंसमेंट हुआ था अपने एक तज़िये में मैंने कही थी। एक दूसरी चीज़ जो है वो जो आज पीपल्स पार्टी जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रही है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग शामिल हैं, ये भी बात हमने उसी वक्त की थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ जिन ब्यूरोक्रेसी ने सर्व किया, टेक्नोक्रेट्स ने सर्व किया, वो अब इस हुकूमत का हिस्सा है। तो वो अब आप मुस्लिम लीग नून से पूछें तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ कतई मुख्तलिफ होगा, जबकि पीपल्स पार्टी का ख्याल यह है कि ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त निगरान सेटअप में मौजूद हैं, जो काबीना में मौजूद हैं, वो बहुत क्लोज रहे हैं किसी न किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के, तो ये उसकी कंटिन्यूटी है। तो अब देखते हैं कि ठीक है, अभी तक की सूरत हाल में तो साथ ही रहेगा, इस हवाले से आपसे भी बात करेंगे, आपका तज्जिया लेंगे। बहुत ही अहम मामला है और जिसका पूरी कौम को इंतजार था, तमाम तर सियासी जमातों को इंतजार था कि क्या होगा, वो चीज़ अपडेट सामने आ गई। आसिफ करमानी नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ करमानी, डेट अनाउंस हो गई इलेक्शन की, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी जमात की क्या तैयारी है, कब आपकी क़यादत वापस आएगी और आके इलेक्शन कैंपेन चलाएगी? गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को मुबारक हो, आपने एक बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी कि जी इलेक्शन पता नहीं होने हैं नहीं होने, फला आगे कर रहा है, फला होने नहीं दे रहा। तो सबसे पहले तो आप लोगों की मुबारक हो और फिर लोगों को भी मुबारक कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई है। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि जमात की तैयारियों के मुतल्लिक, तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब की भी वापसी की तारीख का ऐलान हो चुका है, वो इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे 21 अक्टूबर को जो तारीख दी गई है, और वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन कैंपेन को इंशाल्लाह लीड करेंगे।
ठीक है किरमानी साहब, नून लीग के हलकों में बड़ा एतमाद है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हालात यकसर मुख्तलिफ हो जाएंगे, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन सर हम देखते हैं कि जो ये इंतखाबात से पहले की सियासत है ना, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी डिफरेंट है। तो बयानिए के बगैर आएंगे अगर वो तो क्या कर लेंगे, लेकिन अगर बयानी के साथ आएंगे तो ऐसा क्या बयानियाँ देंगे आप आवाम को? देखिए, वो 3 दफा वो शख्स वज़ीर-ए-आज़म रहा है जिसका नाम नवाज शरीफ जी, और उसके तीनों अधूरे अदवार भी अगर आप मिला लें तो जो पाकिस्तान में जिस तरक्की, खुशहाली, रोजगार, महंगाई कंट्रोल में थी और पेट्रोल, सब चीजें जो हम सीखी वो गरीब की और मिडिल क्लास की कुव्वत खरीद में थी। लेकिन 2018 से लेकर फिर मुल्क ऐसा पटरी से उतरा तो ज़ाहिर है मियां साहब एक विजनरी लीडर हैं। उनके पास इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए पहले भी उन्होंने खुशहाली के प्रोग्राम दिए और अब भी मुझे उम्मीद है कि जब वो आएंगे तो उनके आने से ही लोगों को काफी हौसला होगा, क्योंकि उनका जो माजी है उसमें उन्होंने डिलीवर किया है और लोगों को रोजगार मुहैया किया है, लोगों को उन्होंने महंगाई को कंट्रोल में रखा है। और मैं समझता हूँ कि वो जब आएंगे तो हमारा ज्यादा जो होगा वो मुआशी बयानिया होगा, जिसको लेकर मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में जाएगी और जाना चाहिए। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग कोई आकर वो जहाद करेंगे महंगाई के खिलाफ, तो क्या ये 16 माह की पीडीएम की जो हुकूमत थी अपनी हुकूमत के खिलाफ ही कोई जहाद करना है या निगरान हुकूमत के खिलाफ करेंगे? मालूम कि मैं तो ये लफ्ज जहाद को वैसे भी पसंद नहीं करता। ये तो रियासत करती है जहाद, आपने हमारे खाते में डाल दिया। नहीं, वो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं सर, वो कहती हैं हम महंगाई के खिलाफ जहाद करेंगे। करमानी साहब, इस वक्त पाकिस्तान जो है, आसिफ करमानी साहब, इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मसाइल से, बहुत से बहरानों से दो चार है और यकीनन इलेक्शन जो है वो इस वक्त की अहम ज़रूरत है। और आलमी दुनिया भी ये कहती आ रही है कि जब तक पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे, एक मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप मेरा जवाब सुनते नहीं है और सवाल अगला दाग देते हैं। सर, अब अपना प्लीज सवाल जो है वो जवाब जो है वो कंटिन्यू करें, फिर हम आपसे जो है जवाब करेंगे। मैं पता नहीं क्या कह रहा था, आपने बीच में मुझे इंटरप्ट कर दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था, देखिए अवाम बड़े बाशऊर हैं, लोग समझते हैं और इस वक्त पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है वो हमेशा जज्बाती सियासत में पहुंचाया है और खोखले नारों ने पहुंचाया है। 2018 से मैं बात कर रहा था, लेके जो बाद में हशर हुआ है इस कौम का, जाहिर है उन चीजों को हमने अनडू करना है, लोगों को रिलीफ देना है और नवाज शरीफ साहब के एजेंडे पर गरीब को रिलीफ देना नंबर 1 है। जहां तक आपने पीडीएम की बात की है, तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो जिसमें मुस्लिम लीग नून उसका एक हिस्सा थी, दीगर भी जमातें थी, लेकिन उसमें ये भी हमें देखना और सोचना पड़ेगा कि आया पीडीएम की हुकूमत को जो चीजें विरसे में मिली, जो IMF के साथ सख्त मुआहदे किए, वो किसने किए थे? वो कैदी नंबर 804 ने किए और उसको मुआहदों को फिर आगे लेकर हमें चलना पड़ा, क्योंकि आप मुआहदे को तोड़ नहीं सकते। इमरान खान जैसे तोड़ के चला गया था, वो तो उन्होंने तो खिलौना समझा हुआ था मुआहदे को। तो देखें, हुकूमतों के और जो इदारों के दरमियान बैनुल अक़वामी जो मुआहदे होते हैं, खास तौर पर ये जो फाइनेंशियल मुआशी मुआहदे, इनको फिर इनका पास करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कड़वी गोली जरूर निकली गई है कौम ने। महंगाई हुई है, गुर्बत है, बेरोजगारी, में तो हमेशा इसके खिलाफ बात करता हूँ, फ्लोर पे भी की है। लेकिन अवामिल देखना होगा कि क्या 2017 तक जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त तो सारे हालात ठीक थे, पेट्रोल भी सस्ता था, आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, घी भी सस्ता था। तो फिर ये जिनको शौक चुराया था एक तजर्बा करने का, उसका फिर पीडीएम ने भी भुगता है, कौम भी भुगत रही है। उस चीज को अनडू करने की जरूरत है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। जी आसिफ करमानी साहब, वही सवाल दोबारा करूंगी कि पाकिस्तान जो है इस वक्त काफ़ी बहरानों का शिकार है और वक्त की अहम ज़रूरत है इलेक्शन का होना और एक मुंतखब नुमाइंदे का जो है पाकिस्तान में आना। और आलमी दुनिया भी ये कहती आ रही है कि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे, एक मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, पाकिस्तान के जो हालात है वो बेहतर नहीं होंगे। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें, लेकिन एक मैं अर्ज कर दूं कि अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है इलेक्शन का, जो मुझे आपके चैनल से ही अभी पता चला है, उन्होंने बताया मुझे, तो इस वक्त जब भी इलेक्शन होंगे, अब जनवरी की गालबन डेट है, शायद लास्ट वीक कह रहे हैं, लास्ट वीक, एक उसमें बहुत जरूरी चीज है कि इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और अवाम को मौका देना चाहिए कि वो जिसको भी वोट दें। मसलन अगर वो मुस्लिम लीग को वोट डालते हैं तो डब्बे में से फिर मुस्लिम लीग का वोट निकले, अगर वो किसी
और जमात को भी डालते हैं तो डब्बे में फिर उस जमात का वोट निकले। RTS नहीं बैठने चाहिए। अब हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि किसी किस्म की भी इलेक्शन में इरेगुलरिटी या RTS को दोबारा बिठाकर और कोई तजर्बे किए जाए। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ जी इस मामले में। दुरुस्त बात आपने कही करमानी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि RTS नहीं बैठना चाहिए, शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि आप पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो ये सवाल आपसे करना बड़ा ज़रूरी है कि पार्टी कारकुनान नवाज शरीफ की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आके लीड करना है इस इलेक्शन को। तो 21 तारीख ही वापसी की डेट है या डेट आगे भी जा सकती है, ये भी बता दीजिएगा। और केसेस का भी सामना है, उनको मेगा करप्शन केसेस हैं, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब अदालतों में मतलूब भी हैं। तो ये चीज़ किस तरह से टैकल की जाएगी? ये आपके सवाल के मेरे भाई दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि उसका तो जाहिर है अब बाकायदा पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऐलान किया कि नवाज शरीफ साहब की तारीख का कि 21 अक्टूबर को उनकी वापसी होगी, और उनकी तारीख को फिर एंडोर्स किया उसको मरियम नवाज शरीफ ने भी। अच्छा, अब दूसरा क्या फरमाया आपने? मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जरा आवाज। दूसरा क्या फरमाया आपने? दूसरा जी ये आपसे जानना चाह रहे थे कि करप्शन केसेस का सामना है, अदालतों में मतलूब है नवाज शरीफ साहब, तो किस तरह से डील करेंगे सारे सिनेरियो से? बात है कि नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम, पहले तो इसको ठीक करें, दुरुस्त करें। आप अपना ये जो आपने फरमाया उसकी वजह ये है कि आप उठा के देख लें जो भी करमानी साहब मेगा करप्शन केस में नाम है, मैं नहीं कह रहा उन पर करप्शन के इल्जाम है, मेगा करप्शन केस में नाम है। कौन से भाई? उसको तो कामा पे निकाला गया। और मेरे भाई अगर नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम होता तो फिर करप्शन पे निकालते, फिर उकामा पे क्यों निकाला? मेरा तो ये सवाल है। 450 लोग सर ये नैब ने आज नैब अदालत पे जमा करवाई, हम नहीं कह रहे अपने पास से, ये नाम इनका मेगा करप्शन केस में डाला। वो आप तोशा खाना की बात करें, वो तोशा खाना की आप बात स्पेसिफिक बात अगर फरमाएं आप, तो वो मेरा जैसे यहाँ तक समझाऊं कि तोशा खाना की फिर अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आएंगे नवाज शरीफ साहब। हम तो पहले भी जब वो बेगुनाह था उस वक्त झूठी कैद और झूठा मुकदमा उसने बर्दाश्त किया, अपनी बेटी के साथ झूठी कैद और काटी। अब भी हम फेस करेंगे, हमारी कानूनी टीम है, इंशाल्लाह ताला वो कानून को और आइन के तहत जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है हम उसको अंडू भी करने की कोशिश करेंगे थ्रू लीगल मीन, और जो भी कानून होगा उसका नवाज शरीफ आम शहरियों की तरह पहले भी उसने सामना किया है, अब भी करेंगे। अच्छी क्या बात है, ठीक है, नवाज शरीफ सामना करेंगे। अच्छा करमानी साहब ये कहिएगा ज़रा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो हैं वो तो चार्जशीट कर रहे हैं, पहले उन्होंने नाम लिए बगैर किया, अब वो बगैर तौर पर नाम लेकर चार्जशीट कर रहे हैं नून लीग को। वो कह रहे हैं कि आप लोग हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, और खुर्शीद शाह ने भी इस हवाले से इस किस्म के सारे बयान दिए, उन्होंने आपके हवाले से ये सारी बातें की। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मुनासिब नहीं लगता कि जब आप इकट्ठे 16 महीने एक जमात की इत्तेहादी हुकूमत में रहे हों, और मैं इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट समझूंगा या सियासी हवाई फायरिंग है, और मैं समझता हूँ कि तमाम जमातें जो हैं वो अपना अलग-अलग मंशूर रखती हैं, अलग-अलग प्रोग्राम रखती हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ तक बात है, देखिए वो किसी जमात ने तो इलेक्शन कराने में, ना ही केयर टेकर्स में कराने हैं, इलेक्शन तो कराना है। इलेक्शन ठीक है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ करमानी, आपने हमें वक्त दिया, अपने मौक़िफ़ से आपने हमें आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से ये सिलेक्शन की कैंपेन उन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक है, हमारे साथ रहें। तो एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के ऐलामे की बात की जाए कि इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया गया है, और इसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में अब इलेक्शंस होंगे। और एलामी के मुताबिक हल्का बंदियों से मुतालिक खत्मी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। तो यह अहम और बड़ा एलामिया है, और जिसका अजीब सवाल था जिसका जवाब मिल चुका है कि इलेक्शन अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने जा रहे हैं, और वो चीज़ें, वो तमाम तर
जो मफरूज़ों पर बातें की जा रही थी कि शायद ये निगरान हुकूमत बहुत लंबी चलने जा रही है, बड़ी लंबी पॉलिसीज़ लेकर आए हैं और इलेक्शन नहीं होंगे और यही हुकूमत अब चलती रहेगी, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है, वो स्टोरी भी किल हो गई है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने फाइनली डेट अनाउंस कर दी है। और ये खुशाइन चीज़ है तमाम तर उन सियासी हलकों में, आवाम के लिए खुशाइन चीज़ है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को अब सेलेक्ट कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, इलेक्ट करेंगे और वो इक़्तिदार में आएंगे। और डेफिनेटली उनके इक़्तिदार में आने से जो मईशत है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे थे। कहा जा रहा था, वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी कहा गया कि स्टेबिलिटी तब आएगी इकॉनमी के अंदर जब आप मुल्क में इंतखाबात करवाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने भी इस पर बहुत बार बात की और कहा कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए। फिर हमने IMF का देखा, IMF का भी बयान सामने आया और निगरान वज़ीर आज़म का जो विजिट है ये उस पर भी बात की गई कि इलेक्शन आपके मुल्क में होने चाहिए बर वक्त। तो बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट की बात करें तो कुछ खबरें ऐसी मौसूल हो रही हैं कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी आनी शुरू होगी इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के फ़ौरन बाद से। बिल्कुल ऐसा ही अली, ये जितनी भी कड़ियाँ ये आपस में मिल रही हैं और इन सब की जो जाकर बुनियाद है वो यही इलेक्शन से ही मुंसलिक है, क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तब ही मुल्क में अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, स्टेबिलिटी आएगी, वो चाहे मुआशी हो, वो चाहे सियासी हो, वो चाहे किसी भी तरह की स्टेबिलिटी हो, वो इलेक्शन से ही आएगी। इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खामोशी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया, एलामिया जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जनवरी 2024 में इलेक्शन का इनकाद करवा दिया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा। 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। इलेक्शन कमीशन का जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ये ऐलान किया गया है, जिसके बाद जितने भी खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो चाहे अवाम की हों, वो चाहे सियासी जमातों की हों, उन्होंने दम तोड़ दिया है। और अब अगला मरहला यही है कि इलेक्शन कैंपेन क्या होगी और वो सारे जो मराहिल होते हैं, प्रोसेस होता है सारा, वो अब कैसे तय होगा। ऐसे अब इलेक्शन कमीशन ने जो है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है और साथ ही साथ अब इस ऐलान के बाद हम ये कह सकते हैं कि तमाम बहरान जो हैं वो छट जाएंगे, जो बेयकीनी के बादल थे वो भी छट जाएंगे, हालात जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। अगर आपको याद हो, जनीन मेरिट जो कि मरीम नवाज से मिल रही थी, इलेक्शन कमीशन से मिल रही थी, इलेक्शन कमिश्नर से भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की और इन मुलाकातों में यही उनकी जानिब से एजेंडा रखा गया कि आप लोग इलेक्शन जो हैं जल्दी करवाएं ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाए। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो बाहर से लोग जो हैं, बाहर दीगर कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान में आकर जो मुख्तलिफ जो इसी पर हम ठीक है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा शबिया नकवी। शबिया नकवी, ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, क्या कोई अभी तक डेट अनाउंस की जा सकी है? जी बिल्कुल, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो इन हल्का बंदियों से मुतल्लिक इब्तदाई फहरिस्त है वो 27 सितंबर को जारी कर दी जाएगी और उसके बाद से एक हतमी जो डेट दी गई है हल्का बंदियों की, वो 30 नवंबर को कहा गया है कि 30 नवंबर को एक हतमी जो लिस्ट है वो शाया की जाएगी और उसके बाद 54 दिन होते हैं बाकी इलेक्शन के जो काम का प्रोसेस होता है उसमें। तो अभी तक बाकायदा किसी तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनवरी के जो आखिरी हफ्ते में है वो आम इंतखाबात कराए जाएंगे। ये जो खबर है कि इंतखाबात आखिरी हफ्ते में होंगे, ये इससे पहले भी जब इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी जो हल्का बंदियां हैं उन हवाले से बात की गई थी कि तारीख पहले 14 दिसंबर और फिर 30 नवंबर जो है वो तारीख की दी गई थी। तो तब भी यही कहा जा रहा था जो इलेक्शन है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही होंगे, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो अब इंतखाबात है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही होंगे। इसके साथ हमने ये देखा, क्योंकि ठीक है शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वकील। हमारे साथ नैयर बुखारी, रहनुमा पीपल्स पार्टी मौजूद है। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा सर के डेट अनाउंस हो गई है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या तैयार है इलेक्शन के लिए? शुक्रिया। एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर डेट तो अनाउंसमेंट की लास्ट वीक उन्होंने बताया, तो आप उसको डेट के में तो शुमार नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौका था जब 29 अगस्त को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल इलेक्शन कमीशन में गया था अपने उनकी दावत पे, तो जो भी हमने यही इजहार किया था कि आप इलेक्शन देखते हैं। पीपल्स पार्टी का मौका आज भी आइन के प्रोविजंस के साथ है कि 90 डेज से इलेक्शन होने चाहिए। अब क्योंकि मामला सब जुडिस भी है, उस पर क्या वर्डिक्ट कोर्ट की आती है, लेकिन हम समझते हैं कि इस डेट आने से कम जो अनस्टेबिलिटी और अनरेस्ट थी उसमें जरूर कमी आएगी और पोलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन प्रोसेस में शरीक हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से तैयार की इलेक्शन में। हमने तो जो बाई इलेक्शन अनाउंस किए, जो PDM ने बैकआउट किया था, उसमें भी हम कंटेस्ट करने को तैयार थे और अभी भी अपनी तैयारी में है।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा लाजा मौका पर प्रचार किया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन उसका क्या जवाब इलेक्शन कमीशन निकालता है और उसमें जुडिशियल फोरम से क्या वर्डिक्ट आती है, दैट इज अ सेपरेट इशू। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी प्रोविजन है कि जिसका वो बेनिफिट ले सकता है इलेक्शन कमीशन। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये एक खुशहाल बात है कि इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान उन्होंने किया और तमाम पोलिटिकल फोर्सेस के लिए भी ये समझता हूँ कि आइन की पासदारी के लिए और आइन की पालादस्ती के लिए इलेक्शन ही एक जरिया है कि इलेक्शन हो और ताकि अवाम को ये मौका मिल सके कि अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सके। ठीक है बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से 12 दफ़ा इस किस्म के मुतालबात किए गए कि एटलीस्ट डेट तो दें और बिल आखिर अब आज तारीख दे दी गई है, पता चल गया कि इलेक्शन अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं। अच्छा, अब एक तो ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी इलेक्शन के हवाले से, दूसरा ये कहेगा कि जो बिलावल साहब बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करें और कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और फिर नून लीग के हवाले से भी चार्जशीट करें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए मैंने आज ही अपने, क्योंकि जो प्रीलिमिनरी लिस्ट है वो 27 सितंबर को पब्लिश होगी और डिलिमिटेशन का प्रोसेस है तो कंप्लीट होगा बाय 30 नवंबर। 30 डेज होते हैं इलेक्शन फाइल करने के लिए। तो मैंने आज ही तमाम प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स को और डिविजनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को ये कन्वे किया है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको एग्जामिन करें। ये प्रीलिमिनरी लिस्ट हुई है और उसमें अगर आप समझते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक जो रूल्स हैं उसके मुताबिक नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करें अपनी डिलिमिटेशन के हवाले से। अगर कोई इलेक्शन फाइल करने हैं तो आप जरूर फाइल करें। रहा मामला के प्रोसेस का, जब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करेगा, क्योंकि ये शेड्यूल जब अनाउंस नहीं, मोस्ट प्रोबेबली शेड्यूल ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में करेंगे। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने उम्मीदवारों से दरखास्तें मांगेगी और वो हम टिकट जो हमने अलॉट करने हैं देने हैं उसका प्रोसेस हम शुरू कर लेंगे। लेकिन फाइनल लिस्टें जब आ जाएंगी डिलिमिटेशन की, वो आएंगी 30 नवंबर को। हम समझते हैं कि उससे कबल हम अपनी एप्लीकेशन सीख कर लेंगे, एप्लीकेशन की हम दरखास्तें मांग लेंगे टिकटों के लिए ताकि पार्टी अपना प्रोसेस शुरू कर देगी। रहा मामला लेवल प्लेइंग फील्ड का, ऑब्वियसली हमने उनसे जरूर जिक्र किया और ये इख्तियारात भी जरदारी साहब को दिए कि वो जमातें जिनके साथ हम 16 माह इक़्तिदार में रहे और हम समझते हैं कि सिर्फ उन 16 जमातों में से एक को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए और अगर किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उसको अपने साथियों के साथ बिल्कुल मुशावरत करनी चाहिए, उनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट उनको भी सजेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट में थे अप्रैल 22 से ऑनवर्ड, वो तमाम जमातें उनकी बड़ी थिन की मेजोरिटी थी। जनाब शहबाज शरीफ साहब का 2 वोटों की मेजोरिटी थी, तो वो हर जमात इम्पोर्टेंट थी जो ट्रस्टी कोलिशन में उनके साथ थी और उनको बिल्कुल हम ये इसरार करते हैं और कहते हैं कि आप इक्वल और लेवल प्लेइंग फील्ड अपने तमाम के लिए देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अच्छा बुखारी साहब, एक और सवाल आपसे करूंगी कि ये जो जिस किस्म के इलेक्शन के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें की जा रही हैं, जो सारे मुतालबात और फिर शिकवे शिकायतें की जा रही हैं, ये क्या वाकई नून लीग से ही किए जा रहे हैं या फिर नून लीग का नाम लेकर किसी और से किए जा रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये तो केयर टेकर को कन्वे करना है, लेकिन क्योंकि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन से उनकी अपॉइंटमेंट होती है और वीजा पटिशन। तो हम समझते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपना किरदार अदा करें और केयर टेकर के हवाले से ये लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलनी चाहिए। अच्छा नहीं बुखारी साहब, आप लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया गया, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान चैलेंज करने का फैसला किया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो चैलेंज करना तो हर सिटीजन का वो तो राइट करता है ना, कोर्ट्स को रिव्यू करना, अदालतों को रिव्यू करना। वो तो उनको रिलीफ क्या मिलता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन वो मैंने पहले जिक्र कर दिया कि इन्होंने ऑल्दो ये 90 डेज से बियॉन्ड चला जाएगा
लेकिन इसकी क्या जवाब इलेक्शन कमीशन पेश करता है जब किसी जुडिशियल फोरम पे जाएंगे तो वो जवाब को देखना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी तो हमेशा से कही थी कि हम आइन के साथ खड़े हैं और आइन की जो आर्टिकल्स है और जो उनकी जो प्रोविजंस है उसके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। बहरहाल जो डेट आई है हम समझते हैं कि कम से कम एक पोलिटिकल प्रोसेस में, एक इलेक्शनरिंग के प्रोसेस में तो और इस मोड में तो कौन चली जाएगी। नैयर बुखारी साहब, एक जवाब और भी दे दीजिएगा। जिस तरह से हमने देखा कि आपका पीडीएम का इत्तेहाद रहा, पीएमएलएन के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद कहीं पर हो सकता है, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई आपका इत्तेहाद हो सकता है, क्योंकि मंजूर वसान का एक बयान है, वो कहते हैं हम इत्तेहाद कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के साथ। देखिए जी, दो बुनियादी बातें मंजूर वसान साहब का जो बयान के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन बुनियादी बात आपको बताएं, जो रियासत मुखालिफ कुव्वतें हैं उनसे इत्तेहाद बुनियादी बात, जो रियासती इदारों के खिलाफ बात करे, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो और स्टेट ऑर्गन हो, उनसे तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बात क्या है कि ये पोस्ट इलेक्शन की बातें हैं। हम इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो पे अपनी क़यादत की सरबराही में हम कंटेस्ट करेंगे। ना तो अभी हमारा किसी के साथ अलायंस है, ना आप इस बारे में गौर कर रहे हैं, ना ही हम सोच रहे हैं। पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन क्या आएगी, उसमें अलायंसेज आते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, ये डिपेंड करता है आने वाले इंतखाबात के नताइज पे। जी ठीक है। नैयर बुखारी, रहनुमा पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे साथ अली हैदर एंकर पर्सन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली, कहिएगा, आपके सामने भी तमाम तर सूरत हाल है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये चीज़ कि जो एक खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद ये निगरान हुकूमत प्रोलॉन्ग होगी, बहुत लंबी पॉलिसीज़ लेकर आएगी, तो वो तमाम अफवाहें भी अब दम तोड़ गई हैं। देखिए, बेसिकली मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला है, इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शन ही होने चाहिए। और आपको शायद याद होगा कि कल की IMF की एक स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसमें खबर ये मिली कि IMF ने जोर दिया है कि जल्द अज जल्द अगर आप इलेक्शन करवाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है ये कि इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है। इलेक्शन कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि बहुत सी उखाड़ पिछाड़ हम देखने को मिलेगी हमें। अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब का कल का या परसों का गालिबन बयान था कि उन्होंने कहा कि वो एक नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए मुफ्ता इस्माइल को, शायद हकान अब्बासी को और जो नाराज लोग हैं अपनी अपनी जमातों से उनको इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्शन से पहले हमें एक बड़ी सियासी हलचल नजर आए, सियासी जमातें वजूद में आना शुरू हो जाएं। जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनके साथ बड़ी मुख्तलिफ अंदाज से चीजें हो रही होंगी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि करप्शन केसेस नैब की तरमीम के खत्म होने के बाद दोबारा नए करप्शन केसेस खुल गए हैं। इस खबर के मुताबिक 80 से ज्यादा करप्शन केसेस हैं, जिसमें आसिफ जरदारी साहब के भी, नवाज शरीफ साहब के भी, दीगर के भी हैं। तो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का सिनारियो होगा इन इंतखाबात के लिए। 4 महीने रह गए, मेरे ख्याल इतना वक्त है नहीं है, बहुत कम टाइम है। इलेक्शन की तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी क्योंकि ऐलान हो चुका हुआ है। अली, अगर पाकिस्तान के हालात को देखें तो बर वक्त इलेक्शन होना ये कितना अहम था और कितना अहम और बड़ा ऐलान है? देखिए, इसमें इसी की जरूरत थी। अगर कोई जमात, देखिए पीपल्स पार्टी भी अब तो ये मुतालबा कर रही थी, दीगर जमातें भी सिवाय नून लीग के बाकी जमातें भी ये मुतालबा कर रही थी, ये बहुत अहम जरूरत थी। और अब आप ये देखें कि वो इदारे जो पाकिस्तान की कह लें कि पाकिस्तान के फाइनेंसिस के ऊपर किसी न किसी तरह से असरअंदाज होते हैं, जैसे IMF की मैंने मिसाल दी, अब तो वो मुतालबा करना शुरू कर गया। फिर एक और बात भी है, लेकिन निगरान गवर्नमेंट के इसके लिए चीजों को संभालना बड़ा मुश्किल है। निगरान हुकूमत वो फैसले नहीं ले सकती है जिनको अवामी मैंडेट हासिल हो, तो उनके लिए भी जरूरी था कि वो इस सूरत हाल से अब जान छुड़ाएं। जो इन्वेस्टर्स हैं, अब इदारों की जानिब से कोशिश की गई है कि बाहर के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी तब आएंगे जब वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी देखेंगे। हो सकता है उनकी शरारत में भी एक शर्त ये हो कि हमें पहले इंतखाबात हो लेने दें, एक मुस्तहकम और एक स्टेबल गवर्नमेंट आ लेने दें, फिर हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो 200 मालिक जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद है, जैसे कि मैं बताया गया कि इस्लामी 200 मालिक हैं, $25 अरब एक दे रहे हैं, $10 अरब एक दे रहे हैं। हो सकता है उनकी भी ख्वाहिश यही हो कि पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, अगले 5 साल हमें पता हो। अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी अहम चीज़ों को बयान किया।
यकीनी तौर पर खुशाइन चीज़ है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है और देखना यह है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने शायद चैलेंज कर दिया, वो देखने के आगे क्या होगा। अब जो है अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए और मुल्की हालात की बात की जाए तो काफी अब गर्मा गर्मी रहेगी। अब हम लोग कैंपेन्स देखेंगे, जलसे देखेंगे, भरपूर किस्म के, ये सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। तो इलेक्शन कमीशन ने तो इंतखाबात का ऐलान कर दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इस पर भी मजीद बात करेंगे, आगे बढ़े और दीगर खबरें शामिल करें कि इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। कैनेडियन हाई कमीशन के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सिफारतकारों को सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। जी हाँ, कैनेडियन सफारतकार का इस हवाले से कहना है कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कैनेडियन हुकूमत का सिफारत खानों में स्टाफ की कमी पर भी गौर किया जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको देने की इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सफारतकारों को धमकियाँ दी जा रही हैं और इस किस्म की जो चीज़ें अब वो रोज़ाना के बुनियाद पर बल्कि हर थोड़ी देर बाद सामने आ रही हैं। बिल्कुल, इस हवाले से थ्रेट अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए, ये मुतालबा किया गया है। हुकूमत का सफारत खानों में स्टाफ की कमी पर भी गौर है। सूरत हाल यही रही तो कैनेडियन हुकूमत जल्द अपने भारतीय सफारत खाने बंद कर देगी। और माहिरीन का कहना है कि ये आवाज़ों को दबाने की एक साजिश की जा रही है इंतहा पसंदों की जानिब से और संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट इस हवाले से जारी कर दिया और ये मामला अब बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हमने देखा कि वीज़ों के हवाले से भी फैसला कर लिया गया। वीज़े न देने की बातें की जा रही हैं, फिर सफारतकारों को वहाँ से रिमूव कर दिया गया और इस पर बजाय से कि भारत अपना किबला दुरुस्त करे, इसको फेयर ट्रायल करे और उस बंदे को लेकर आए मंजर पर जिसने ये सारा किया उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये भी जो है मालूमात आ रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला ले जाने की जो है वो बात हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये तमाम बातें हैं उस पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो एक सिख रहनुमा का कत्ल किया गया है, पहले हरजीत सिंह का कत्ल किया गया और अब उसके बाद जो है सुखदेव सिंह का कत्ल किया गया है, तो एक मामला जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। इस पर पहले आप अपने रिमार्क्स दीजिएगा। आई थिंक इसमें ज्यादा संगीन चीज ये है कि अभी इंडियन स्टेट इन्वॉल्व हो गई है। इंटरली ये करते थे मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, सिख्स पे, तो ठीक है थोड़ा बहुत मीडिया में शो मिलता है लेकिन पब्लिकली इसको वेस्ट ने कभी नहीं उठाया, बिकॉज दैट वाज आई वुड से मुनाफकत रही है वेस्ट की। अभी अगर इंडियन स्टेट इन्वॉल्व है जिसके अंदर उनकी एम्बेसियां इन्वॉल्व है, रिसर्च एनालिसिस विंग जो दोवल के अंदर काम करता है वो इन्वॉल्व है, उसके अलावा जो है उसमें जैसे मूडी की अपनी शय है उसको फिर इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने एंगेज किया हुआ है और फिर गोदी मीडिया आ जाता है। अगर आप देखें कुछ वीडियोज में गौरव आर्या के थ्रेटन कर रहे हैं ओपनली इन्हीं सिख लीडरों को कि हमें तुम देख लेंगे और तुम्हारे भी दिन गिने जा चुके हैं। तो इट मीन्स के मेन स्ट्रीम मीडिया और आज भी जब सुखदेव सिंह का कत्ल हुआ है कल, तो उस पे इंडियन सोशल मीडिया ने कोई आई वुड से कि शर्म नहीं है इनको और उन्होंने उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाई है कि देखिए ठोक दिया, फलाना कर दिया। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट और बिल्कुल ये आरएसएस का जो पॉइजन है जो भी परमिएट कर चुका है, चाहे हिंदू बेल्ट है चाहे डायस्पोरा है, उसके सारे नताइज हैं। अगर आज हाई कमीशन को घेरा जा रहा है तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अब्सर्ड और मोदी समझता है कि जी वो इतनी बड़ी आई थिंक इंडिया को इकोनॉमिक पावर बन चुका है कि दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग और आई थिंक दे आर डिस्प्रोपोर्शनेटली मिसकैलकुलेटेड। अच्छा, तो इसको न सिर्फ आई थिंक वेस्ट में बल्कि पाकिस्तान में, साउथ एशिया में इस चीज को उठाने की जरूरत है, इसको यकीनन उठाने की जरूरत है। वकार हसन साहब, अमेरिका जो है वो किसी भी मामले पर एकदम जो है कोई अपनी स्टेटमेंट जारी नहीं करता, लेकिन जॉन कर्बी की जानिब से स्टेटमेंट आई है, तो कितनी अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है और गेम चेंजर साबित हो सकती है? ये ग्रेजुअली वहाँ से होगा। देखें अभी अमेरिका में भी खालिस्तान अफेयर्स के हैं सिख लीडर्स हैं जो बड़े एक्टिव हैं और एक सिख डायस्पोरा ने बड़ा काम किया वहाँ पे। अभी आप देखें वर्ल्ड बैंक के भी आई थिंक प्रेसिडेंट जो है बांगा साहब वो भी सिख हैं। उसके अलावा कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है वो आवाज उठाई जा रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ हमें अपना एनालिसिस दे रहे थे इस हवाले से।